हाय आल आई टेक तलीम की जानिब से मैं हूं ज़ुबैर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स। सो इस ट्यूटोरियल में हम लर्न करेंगे हाउ टू कोड इन सी प्लस प्लस। हम सी प्लस प्लस की कोर प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे जो कि कंसोल बेस होगी। ओके, सो सबसे पहले हम लिटिल बिट विजुअल स्टूडियो 2017 का इन्वायरमेंट देखेंगे कि कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है और हाउ टू क्रिएट आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ सी प्लस प्लस। सो आई एम गोइंग टू फायर माई विजुअल स्टूडियो 2017। हम कम्युनिटी एडिशन यूज़ करेंगे। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है देन यू कैन विजिट माई चैनल आई टेक तलीम और यहाँ पर आप मेरी वीडियो फाइंड कर सकते हैं कि हाउ टू डाउनलोड विजुअल स्टूडियो 2017 फ्री इन उर्दू हिंदी। उसके अलावा आप यहाँ पर हाउ टू कोड इन सी शार्प ये भी लर्न कर सकते हैं। ओके, सो अब हम जंप करते हैं कि वो कौन से टॉपिक हैं जो हम इस एक वीडियो में लर्न करेंगे। तो हमारे पास ये टॉपिक की लिस्ट मौजूद है और इन तमाम टॉपिक्स की कम से कम हम एक एग्जाम्पल ज़रूर लेंगे। ओके, ताकि हम इनकी तमाम बेसिक को अंडरस्टैंड कर सकें। सो ये हमारे पास मज़ीद 20 टॉपिक्स मौजूद हैं जिनमें ऊप के कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन मौजूद हैं। देन हम हाउ टू राइट अ फाइल एंड हाउ टू रीड अ फाइल को डिस्कस करके एंड कर देंगे। सो इट्स गोइंग अ लिटिल बिट लेंथी बट ट्यूटोरियल के लास्ट में आप एक बिगनर प्रोग्रामर नहीं रहेंगे। ओके, सो आप एक एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ जंप कर सकते हैं ये तमाम टॉपिक्स को सीखने के बाद। ओके, सो व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस कितनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। सो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वाज डेवलप्ड बाय बर्जर स्टुअर्ट इन 1979 में। स्टार्ट में सी प्लस प्लस लैंग्वेज को नेम दिया गया सी विद क्लासेस। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, सो सी लैंग्वेज कि ये एक्सटेंशन है सी प्लस प्लस और बाद में इसे रीनेम किया गया सी प्लस प्लस के नेम से इन 1983 में। ये प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसको हम आगे प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि क्यों और कैसे यूज़ किया जा सकता है। सो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ हो रही है। सो सी प्लस प्लस एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बहुत ही फेमस है, मैक्सिमम इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का वो सी प्लस प्लस में राइट किया गया है। उसके अलावा विंडोज़ 95, 98, 2000 एंड एक्सपी भी सी प्लस प्लस में राइट की गई है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड हत्ता के विजुअल स्टूडियो भी सी प्लस प्लस में राइट किया गया है। ओके, सो अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ और हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो हम यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, देन न्यू, देन प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हम विजुअल सी प्लस प्लस को सिलेक्ट करेंगे एंड Win32 कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। देन हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नेम देंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं इसको कोई भी आप नेम दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ प्रोजेक्ट ऑफ सी प्लस प्लस। ओके, देन हम ओके क्लिक करेंगे यहाँ पर, देन नेक्स्ट और यहाँ पर कंसोल एप्लीकेशन चेक करेंगे और यहाँ पर एम्प्टी प्रोजेक्ट को चेक करेंगे, देन फिनिश। सो जैसे ही हम फिनिश करेंगे सॉरी टू से, जैसे ही हम यहाँ पर फिनिश करेंगे तो यहाँ पर सोल्यूशन एक्सप्लोरर पर हमें अपना प्रोजेक्ट शो होगा और इसकी यहाँ पर फोल्डर्स भी शो होंगे और यहाँ पर हम फाइल्स भी क्रिएट करेंगे डिफरेंट। ओके, अगर गलती से ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर हमें ओ माय गॉड क्लोज हो गया तो हम इसे कैसे वापस लेके आ सकते हैं। सो यहाँ पर आप ये व्यू का मेन्यू देख सकते हैं, व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर तमाम इसकी विंडोज़ आपको शो होंगी। सो यहाँ से हम तमाम विंडोज़ को वापस ला सकते हैं। सो हम जस्ट वांट टू बैक माय सोल्यूशन एक्सप्लोरर में हम अपनी एक यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं न्यू आइटम ताकि हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट कर सकें। देन आई जस्ट नीड टू राइट क्लिक ऑन इट, देन ऐड, देन न्यू आइटम। सो न्यू आइटम पे क्लिक किया हमने, देन आई वांट टू ऐड सी प्लस प्लस फाइल और यहाँ पर हम सी प्लस प्लस फाइल को कोई भी नेम दे सकते हैं जस्ट लाइक प्रोजेक्ट ही रहने देते हैं इसको, देन ऐड कर देते हैं।
सो हमने यहाँ पर एक सिंपल फाइल ऐड कर दी जो कि प्रोजेक्ट है। ओके, सो सबसे पहले हमें इसकी बेसिक्स सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करना है। सो ये हमारे पास एक बिल्कुल बेसिक सिंटैक्स मौजूद है और हमें पता होना चाहिए कि ये लाइन इधर क्या कर रही है और इनका क्या काम है। ओके, और उसके अलावा ये इधर फंक्शन मेथड ये क्या कर रहा है और मैं इसको फंक्शन मेथड क्यों कह रहा हूँ और इसका क्या काम है। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स की जानिब और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम सिंटैक्स है जो कि सिंपल एक हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा है। ओके, सो ये फर्स्ट लाइन यहाँ क्या काम कर रही है। सो ये एक इंक्लूड कर रही है हेडर फाइल। ओके, सिंपल यहाँ एक ये हेडर फाइल इंक्लूड कर रही है और वो कौन सी फाइल है, वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। ओके, सो यहाँ हैश का यहाँ जो मीनिंग है ये शो कर रहा है कि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ओके, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब है कि ये पहले से ही C++ में डिफाइन कर दिया गया है कि इसका क्या मतलब है। ओके, C++ इसको अंडरस्टैंड कर सकता है क्योंकि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का क्या मतलब है, ये बेसिकली इंक्लूड करती है एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ओके, सो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमने क्यों यहाँ ऐड की है। सो ये अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये हमने क्यों ऐड की है। और ये हमारे पास एक मेन एंट्री पॉइंट है, ये एक मेन मेथड फंक्शन है। जब भी हम प्रोग्राम को डिबग करते हैं तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है। ओके, और जितना भी इसकी इस कर्ली ब्रैकेट्स में कोड हम राइट करते हैं वो तमाम एग्जीक्यूट होता है। और ये सी आउट यहाँ क्या कर रहा है, सी आउट सिंपली कंसोल के ऊपर आउटपुट शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इन डबल कोट्स में जो भी हम वैल्यू लिखते हैं वो एज इट इज़ कंसोल के ऊपर प्रिंट आउट होके हमें शो होती है। एंड लाइन सिंपली नेक्स्ट लाइन के ऊपर शिफ्ट कर देता है कंट्रोल को। और रिटर्न ज़ीरो क्या करता है, रिटर्न ज़ीरो जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है सक्सेसफुली तो ये सिंपली ज़ीरो रिटर्न कर देता है। बट इन लेटेस्ट C++ में हमें रिटर्न ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम रिटर्न ज़ीरो ना भी करें तो हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा। सो वी आर गोइंग टू जंप इनटू विजुअल स्टूडियो 2017 और हम अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे और इसकी तमाम बेसिक को लर्न करेंगे। सो आई जस्ट डोंट वांट दिस स्क्रीन हियर। सो ये हमें सिंपली हेलो वर्ड प्रिंट आउट करेगा। अगर मैं इसको सिंपली यहाँ से डिबग करूँ यहाँ से तो ये स्क्रीन एकदम शो होगी और क्लोज हो जाएगी। सो व्हाट इज़ दिस, ये क्यों हुआ। सो अगर हम यहाँ पर डिबग करेंगे, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करेंगे या कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो ये हमें आउटपुट शो करेगा और स्क्रीन होल्ड भी करेगा। ओके, दैट्स वाई हम यहाँ पर स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करते हैं। अब मैं जब भी इसको रन करूँगा, डिबग करूँगा तो मैं डायरेक्टली कंट्रोल F5 प्रेस करूँगा। ओके, सो ये हमारे पास हम इन लाइंस को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो व्हाट इज C++ कीवर्ड्स। कीवर्ड C++ के वो कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व वर्ड होते हैं, यानी कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जस्ट लाइक इफ़ जो है वो एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो C++ जानता है कि ये इफ़ का क्या काम है। हम इफ़ का कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम फॉर का कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम कोई इंट वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, सो हर कीवर्ड का एक ख़ास काम है जिसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है और हम इसको चेंज नहीं कर सकते। सो ये थे C++ कीवर्ड। एंड व्हाट आर डाटा टाइप्स। सो ये डाटा टाइप्स क्या होती हैं, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए और हर वेरिएबल कोई ना कोई डाटा ज़रूर लेता है, जस्ट लाइक इन बाइट्स। और आप देख सकते हैं इंटीजर है, बुलियन है, करैक्टर है एंड स्ट्रिंग है, फ्लोट है, डबल है। सो चलते हैं और देखते हैं कि डाटा टाइप्स क्या हैं। सो हम यहाँ पर एक सिंपल डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं इंटीजर, इसको मैं कह देता हूँ ये है x। सो ये मैंने एक सिंपल डाटा टाइप डिक्लेयर कर ली, वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है और इसमें मैं बेसिकली 10 वक्ती तौर पे स्टोर करवा देता हूँ। अब इंटीजर ये एक डाटा टाइप है, जब मैं इसको प्रिंट आउट लूँगा यहाँ पर x को सिंपली मैंने यहाँ पर x लिख दिया है। सो जब मैं इसको यहाँ पर प्रिंट आउट लूँगा तो ये मुझे x की जो भी वैल्यू होगी ये मुझे वो प्रिंट आउट पे देगी। x में क्या मौजूद है, इस वक्त 10 मौजूद है। दैट्स वाई
ये इसने आउटपुट पे हमें 10 शो कर दिया। ओके, सो अगर मैं इसको कह दूं कि ये 10.4 है, बट एक इंटीजर में मैंने 10.4 स्टोर करवा दिया है, तो क्या ये हमें इंटीजर ही रिटर्न करेगा या ये पूरी वैल्यू हमें शो करेगा? इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम इसको डिबग करते हैं, कंट्रोल F5, तो हमें इसने 10 शो किया, पॉइंट वैल्यू इसने हमें शो नहीं की। ओके, क्योंकि ये एक डबल वैल्यू है, डेट्स वाई इसने हमें शो नहीं की। अगर मैं यहाँ इसकी डाटा टाइप चेंज करूँगा डबल, तो ये हमें प्रॉपर आउटपुट पे दिखाएगा कि ये एक डबल वैल्यू है जो कि 10.4 है। ओके, सो इसी तरह हम इनका साइज़ भी यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका साइज़ क्या है। हम एक बिल्ट इन मेथड साइज ऑफ मेथड यूज़ करेंगे जो कि हमें इनकी बाइट्स बताएगा कि ये कौन कौन से बाइट्स में है। सो अगर हमारे पास ये फ़र्ज़ करें कि एक डबल है और इस डबल को मैं एक मेथड यूज़ करता हूँ साइज़ ऑफ, तो साइज़ ऑफ में जिसकी मैंने बाइट्स चेक करनी हो, तो डबल कोट्स में मैंने आपको बताया था जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होंगी। बाइट इज़ इक्वल है, बाइट इज़ इक्वल है, जो जितनी भी बाइट्स होंगी वो हमें यहाँ पर शो होंगी जो भी एक्स की। अब डबल कितनी बाइट लेता है ये अब भी हम इसको रन करके देखते हैं कि डबल बेसिकली 8 बाइट्स का डाटा स्टोर कर सकता है। ओके, और इसी तरह इंटीजर कितनी बाइट का डाटा स्टोर कर सकता है? इंटीजर यहाँ पर 4 बाइट का डाटा स्टोर कर सकता है। सो इंटीजर की जो बाइट्स हैं वो 4 हैं। इसी तरह हम यहाँ पर अगर हम फ्लोट चेक करें कि फ्लोट कितनी डाटा को अपने अंदर स्टोर करवा सकता है, कंट्रोल F5 करेंगे तो फ्लोट भी 4 बाइट तक डाटा स्टोर करवा सकता है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि करैक्टर कितनी बाइट तक डाटा स्टोर कर सकता है, तो करैक्टर बेसिकली 1 बाइट तक का डाटा स्टोर कर सकता है। ओके, सिंपल इनफ। सो डाटा टाइप क्या होती है? एक डिक्लेरेशन होती है, और वेरिएबल क्या होती है? उसका डाटा होल्ड करती है। सिंपल इनफ। सो एक साइज ऑफ फंक्शन क्या करता है? ये वो बाइट्स की वैल्यू रिटर्न करता है कि ये डाटा टाइप कितनी बाइट्स तक डाटा को स्टोर करवा सकती है अपने अंदर। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था रिटर्न 0 हम ना भी यूज़ करें इसमें तो हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन होगा। अगर मैं करैक्टर में कोई भी करैक्टर लिखवा देता हूँ, फर्ज करें A, तो ये मुझे A प्रिंट आउट सक्सेसफुली रन करेगा। हालांकि रिटर्न 0 मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। सो आउटपुट पर A आप इजीली देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप इसे प्रॉपरली देख सकें। सो ये थी डाटा टाइप्स। सो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अगर हमारे पास x इक्वल है 10 हो, ये मेरे पास एक वेरिएबल x है जो 10 के बराबर है, और मेरे पास एक वेरिएबल है y जो कि 5 के बराबर है। सो अगर मेरे पास ये दोनों हों तो इन दोनों के दरमियान मैं ऑपरेटर यूज़ करूं प्लस का, तो ये इन दोनों का प्लस करके मुझे शो कर देगा, और अगर माइनस ऑपरेटर यूज़ करूं तो ये माइनस शो कर देगा। और स्टेरिक हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये फॉरवर्ड स्लैश हम यूज़ करते हैं डिवीजन के लिए, और ये मॉडुलस ऑपरेटर कहलाता है जो कि रिमाइंडर को शो करता है। और प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर्स को भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। हम एक ही लाइन में 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जस्ट लाइक x इज इक्वल है 20 एंड y इज इक्वल है 10। ओके, सो मैंने 2 वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर लिए। अब हम इन दोनों के दरमियान इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ x प्लस वाई का मुझे बताओ कि क्या वैल्यू है, इन दोनों को जमा करो और मुझे वैल्यू बताओ। मैं तो जानता हूँ कि इनकी वैल्यू 30 होगी, तो क्या ये कंपाइलर जानता है कि ये इसका क्या मतलब है? तो ये ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं जमा करने के लिए। हम यहाँ पर एडिशन कहते हैं इसको। एडिशन इज़ इक्वल है जो भी यहाँ पर एडिशन शो होगी। हम अगर इसको डिबग करें तो ये हमें आउटपुट पर शो करेगा एडिशन इज़ इक्वल है 30 के। सो जो भी इन दोनों का प्लस होगा वो हमें ये सिंपली यहाँ पर शो होगा। हम एक वेरिएबल आंसर भी ले सकते हैं यहाँ पर, और इस आंसर में हम इस वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। हम कहते हैं आंसर इज इक्वल है x प्लस वाई,
और सिंपली हम व्हाट आई एम डूइंग, सो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर और इस पोर्शन को मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ और सिंपली अब x प्लस वाई की जो भी आंसर होगा वो आंसर वेरिएबल में स्टोर होगा। ओके, वो आंसर वेरिएबल में स्टोर होगा और फिर मैं कह दूंगा कि ये आंसर मुझे प्रिंट आउट कर दो। सो 20 + 10 इज इक्वल है 30 के, और 30 स्टोर हो जाएगा आंसर में और हम आंसर को यहाँ पर प्रिंट आउट ले लेंगे। कंट्रोल F5 करेंगे और हम देखेंगे कि एडिशन इज इक्वल है 30 के। इसी तरह हम रिमेनिंग टास्क भी यहाँ परफॉर्म करवा सकते हैं, जस्ट लाइक हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई देम। सो मैं फिलवकत इसको डायरेक्टली यहाँ यूज़ करता हूँ x प्लस वाई कि मुझे इन दोनों की एडिशन बताओ, देन मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्शन बताओ, देन मैं कहता हूँ मल्टीप्लिकेशन बताओ, देन इसकी रिमाइंडर भी बताओ और लास्ट वन भी बताओ इसका डिवीजन। सो मैं यहाँ इसको कह देता हूँ कि मुझे बताओ कि सब्ट्रैक्शन क्या है, माइनस करके बताओ मुझे, और मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन भी बताओ, और मुझे देन इसका डिवीजन भी करके बताओ कि डिवाइड करने के बाद क्या है, और मुझे इसका रिमाइंडर भी बताओ क्या है। ओके, सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम माइनस यूज़ करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टेरिक साइन यूज़ करते हैं, डिवीजन के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, और रिमाइंडर के लिए हम मॉडुलस का साइन यूज़ करते हैं जो कि परसेंटेज का साइन कहलाता है। सो यहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि जब 20 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमें सिंपल 0 रिटर्न होगा रिमाइंडर। ओके, अगर ये 21 होगा तो रिमाइंडर हमारा सिंपल 1 बचेगा। फिल वक्त हम इसको रन करते हैं और अपनी तमाम वैल्यूज़ को वेरीफाई करते हैं। सो एडिशन इज इक्वल है 30 एंड सब्ट्रैक्शन 20 में से 10 माइनस किया तो 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 200, डिवाइड किया तो 2 आ गया और रिमाइंडर 0 आ गया। अगर ये यहाँ पर 22 हो अगर 10 पे अगर हम करें इसको तो रिमाइंडर इसका होगा 2। तो अगर हम इसको रन करें तो आप देख सकते हैं रिमाइंडर इसका यहाँ पर 2 है और इसी तरह इसने तमाम चीज़ों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया है। सो हाउ टू यूज इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन C++। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम कैसे यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक वैल्यू है 20 की, और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि सी आउट करें मुझे, और यहाँ मैं इसको कह देता हूँ कि आप जो x है उसको प्लस प्लस करें, देन एंड लाइन कर दें। ओके, सो ये क्या करेगा, x की वैल्यू में एक प्लस कर देगा। ओके, अभी 20 है तो ये 21 कर देगा। उसके बाद भी मैं इसको कहता हूँ कि आप एक दफ़ा x की जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट आउट करें। ओके, सो अगर अब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा। सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कि इसने इसको जब पहले से आउट किया तो 20 ही करंट पोजीशन पे प्लस तो कर दिया, मगर करंट पोजीशन पे उसने 20 ही हमें प्रिंट आउट दिया। और फिर उसने जब हमने x की वैल्यू प्रिंट आउट करवाई तो उसने कहा कि ये 21 है। ओके, सो अगर हम इसको पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करें प्लस प्लस को, तो ये करंट पोजीशन पर ही उसको इंक्रीमेंट करके इसको 21 कर देगा। ओके, जबकि अगर हम इसको बाद में प्लस प्लस यूज़ करेंगे तो ये करंट पोजीशन पे इंक्रीमेंट तो कर देगा मगर इसको 21 नहीं शो करेगा। ओके, सो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये 20 और 21 शो किया इसने। अगर हम इसको पहले इंक्रीमेंट करेंगे तो करंट पोजीशन पर ही ये इसको 21 शो करेगा। सो अगर हम इसको डिबग करें तो आप देख सकते हैं कि इसने 21 और 21 शो किया हमें। और इसी तरह हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको माइनस माइनस करूं यहाँ पर तो ये हमें क्या करेगा, एक माइनस कर देगा इसमें से, और करंट पोजीशन पर ये 20 ही रहेगा, और यहाँ x की वैल्यू जो होगी वो इसको माइनस कर देगा। सो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आप देख सकते हैं कि करंट पोजीशन पर ये 20 ही है, जबकि फिर x की वैल्यू में इसने 1 डिक्रीमेंट कर दिया। और अगर हम इसको पहले माइनस माइनस करें, अगर हम इसको पहले माइनस माइनस करें तो ये करंट पोजीशन पर ही ये कम कर देगा x की वैल्यू को। सो जब हम इसको रन करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि करंट पोजीशन पर ही इसने 19 हमें
प्रिंट आउट शो किया। सो ये इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है x प्लस प्लस, ये ऐसे ही है कि x इज इक्वल है x प्लस 1, ओके। और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस पूरी लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस प्लस, ओके। सो आप किसी भी तरह इसको लिख सकते हैं, बट इसका बेटर भी है कि आप इसको x प्लस प्लस ही करें। सो इस तरह हम इसके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं। ये हमारे पास अब आ गया है व्हाट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि लॉजिक प्रोवाइड करते हैं। सो हमारे पास इक्वल इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल है और लेस देन इक्वल है। और ये इनका यूज़ है कि ये 2, 3, 4, 5 जितनी भी वैल्यूज़ के दरमियान आप इनको चेक कर सकते हैं कि इफ़ x इज इक्वल है 10 के या लेस देन है 10 से। सो इसकी एग्जांपल हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो मेरे पास फ़र्ज़ करें एक इंटीजर है x जो कि बराबर है 20 के, और एक मेरे पास इंटीजर है y जो कि बराबर है मे बी 15 के, ओके। सो ये मेरे पास दो वेरिएबल हैं x और y। सो हम यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। मैं कहता हूँ कि अगर इफ़ x ग्रेटर देन है y के, तो हमें सिंपली प्रिंट आउट दे सी आउट पर के x इज़ ग्रेटर देन y, ओके, देन एंडल कर दे, ओके। देन मैं एक और यहाँ पर लाइन प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि अगर x लेस देन हो y के, तो यहाँ पर हमें प्रिंट आउट दे x इज़ लेस देन y, ओके। सो अगर हम इसको अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए? मुझे आंसर मिलना चाहिए x इज़ ग्रेटर देन y, क्योंकि x 20 है और y बेसिकली 15 है। तो x बड़ा है 15 से, तो सिर्फ ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये ट्रू है, और ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है। इट्स मीन्स कि ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये फॉल्स होगी तो इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, अगर ये ट्रू होगी तो इफ़ एग्जीक्यूट होगी। तो हम इसको रन करते हैं, कंट्रोल F5, तो x इज़ ग्रेटर देन y, हमें ये यहाँ पर वैल्यू शो होगी, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ इक्वल इक्वल, तो ये चेक करेगा कि क्या x इक्वल है y के कि नहीं इक्वल। जब हम इसको कंट्रोल F5 करेंगे तो इसने हमें कोई आउटपुट शो नहीं की, क्योंकि ना x इक्वल है y के ना x लेस देन है y के। तो यहाँ पर हम इन दोनों ऑपरेटर्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंड करेगा इसको, अगर ये ग्रेटर देन हुआ y से या अगर ये इक्वल हुआ y के, तो इन दोनों सूरत में ये हमें जो भी इफ़ में हमने कोड किया होगा ये उसको एग्जीक्यूट करेगा। कंट्रोल F5 करते हैं और देखते हैं x इज़ ग्रेटर देन y, ओके। और यहाँ पर अगर मैं दोनों को सेम कर दूँ 20-20, तो अभी ग्रेटर तो नहीं है मगर इक्वल ज़रूर है, तो ये कंडीशन ट्रू कंसीडर होगी और ये इफ़ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, x इज़ ग्रेटर देन y, ओके। सो इस तरह हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं इफ़ में, और लेस देन ग्रेटर देन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इफ़ को हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इफ़ एल्स इफ़ एल्स एंड और ऑपरेटर को हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें यही दो वैल्यूज़ हैं, एक x है और एक y है, तो अगर मैं इसको करूँ कि इंट टू से अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ, इफ़ ये ट्रू का मतलब है कि अगर मैं चाहता हूँ कि हमेशा ये इफ़ एग्जीक्यूट हो, तो मैं यहाँ ट्रू पास करूँगा और इफ़ में जो भी स्टेटमेंट लिखूँगा वो एग्जीक्यूट होगी, ओके। यू कैन ट्राई इट, बट फिल वक्त मैं कहता हूँ कि इफ़ x ग्रेटर देन है y के, तो क्या करें, यहाँ पर सिंपली वही एक मैसेज प्रिंट आउट करवाते हैं हम कि x इज़ ग्रेटर देन y, ओके। देन इसको हैंडल कर दे, सिंपल इनफ। और अगर ये ग्रेटर देन नहीं हुआ तो हमें ये प्रिंट आउट कर दे
कि y इज ग्रेटर देन x। ओके, सो ये हमने बड़ा शॉर्ट काम कर लिया। हमने दो कंडीशन नहीं दी, हमने कंडीशन एक ही दिया। हम जानते हैं कि अगर मेरी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अगर x बड़ा होगा y से तो ये एग्जीक्यूट होगा और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फर्ज करेंगे ये 10 है, अब x ग्रेटर देन है y के, ये कंडीशन हमारी ट्रू है इस वक्त, तो सिर्फ ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, सो हम इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं। डिबग किया हमने तो x इज़ ग्रेटर देन y, क्योंकि x वाकई ग्रेटर देन है y के। ओके, अब फर्ज करें कि ये हमारे पास 30 है, अब ये कंडीशन ट्रू नहीं है। ओके, जब भी ये कंडीशन अगर इफ पार्ट जो है वो ट्रू नहीं होगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो हमने यहाँ पर इसको डिबग किया तो ये ऑफ कोर्स के x y इज़ ग्रेटर देन x, क्योंकि जो x है वो y से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब है कि y ग्रेटर है x से। ओके, सो इस तरह हम इफ़ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। हम मल्टीपल इफ़ एल्स यूज़ करते हैं, इफ़ के अंदर भी इफ़ हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये इफ़ एल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिकली स्टेटमेंट है। सो अगर हमारे पास एक और वेरिएबल हो जो कि फ़र्ज़ करें 30 के ही बराबर हो। ओके, सो सी अगर है तो हम कैसे एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। इफ़ एल्स क्या यहाँ हमें अलाउ करेगी? सो हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर क्या काम करेगा ये भी हम देखेंगे। हम कहते हैं कि अगर x ग्रेटर देन हो c से, यानी कि अगर x y से भी ग्रेटर हो और जो x है वो c से भी ग्रेटर हो, तो हमें सिंपली ये प्रिंट आउट दे कि x इज़ ग्रेटर देन y एंड c। ओके, x इज़ ग्रेटर देन y एंड c, और अगर नहीं है इससे ग्रेटर देन तो हम कोई भी यहाँ पर x इज़ नॉट ग्रेटर देन y एंड c। ओके, सिंपल। सो अगर यहाँ पर ये कंडीशन देखेंगे कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, इस वक्त ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर ये इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, अभी हमने देखा कि क्या यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है, क्या x ज़्यादा है y से? नो, x बड़ा नहीं है y से। क्या x बड़ा है c से? नहीं, x बड़ा नहीं है c से। हम इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू कर लेते हैं। सो अब x की ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ये वाकई x ग्रेटर देन है c से, क्योंकि x में 20 मौजूद है और c में 10 मौजूद है। और यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि x जो है वो लेस देन है, x की वैल्यू 20 है, ये 30 है। तो ये इस वक्त ये ट्रू है और ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये इफ़ पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के हम एक दफ़ा कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। x इज़ नॉट ग्रेटर देन y एंड c। ओके, अब अगर हम यहाँ पर इसको भी कम कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें मैं इसको भी 10 कर देता हूँ, तो अब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। ओके, x दोनों से बड़ा है, तो फिर हमें प्रिंट आउट होगा कि यस x इज़ ग्रेटर देन y एंड c। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ये x इज़ ग्रेटर देन y एंड c। तो इस तरह हम ये एंड ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम और ऑपरेटर को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और ऑपरेटर क्या काम करता है, इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू हुई तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर इसको मैं अब 30 कर देता हूँ, तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है, x बेसिकली लेस देन है y से, मगर हम कह रहे हैं कि अगर ये x ग्रेटर देन हुआ y से और ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, x ग्रेटर देन है c से, ये ट्रू है क्योंकि x 20 है और c जो सा वो 10 है, तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, सो एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो वो इफ़ पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये दोनों कंडीशन
दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी। अगर हम और ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो उसकी कंडीशन क्या है, अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो वो इफ पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन y एंड c। इनमें से हालांकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है बट उसने एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि हमने और ऑपरेटर यूज़ किया है। ये कंडीशन ट्रू है, डेट्स वाई उसने इफ़ को एग्जीक्यूट किया है। होप सो कि आप इफ़ एल्स को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और एंड ऑपरेटर को भी आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्विच केस स्टेटमेंट। सो हाउ टू यूज़ स्विच केस स्टेटमेंट। सो आई एम गोइंग टू रिमूव इट। सो यहाँ पर मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ और इस इंटीजर को मैं कह देता हूँ रोल नंबर। आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं इसको कह देता हूँ रोल नंबर, और ये मेरा फ़र्ज़ करें कि रोल नंबर है किसी भी स्टूडेंट का 101। सो बहुत ज़्यादा स्विच केसेस बहुत ज़्यादा इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज़ करने के बजाय हम स्विच केस स्टेटमेंट यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। सो स्विच केस स्टेटमेंट में हमने जिस चीज़ को कंपेयर करना होता है वो यहाँ पर हम पास कर देते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने रोल नंबर को कंपेयर करना है तो मैं रोल नंबर यहाँ पर पास करूँगा और देन हम स्विच में डिफरेंट केसेस यूज़ करते हैं। सो मैं फर्स्ट केस देता हूँ कि अगर केस 101 आएगा आपके पास तो आप क्या करोगे, आप सी आउट पे मुझे कहोगे कि यस रोल नंबर इज़ 101। ओके, और आप एंडल कर दोगे यहाँ पर। ओके, सिंपल इनफ। देन आप क्या करो, यहाँ पर ब्रेक कर दो। सो ये ब्रेक यहाँ पर क्या करेगा काम, ये ब्रेक यहाँ पर क्या करेगा, जब भी ये कंडीशन ट्रू मैच होगी तो ये स्विच से बाहर चला जाएगा। ओके, इसी तरह हम एक और केस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये 102 होगा केस तो आप प्रिंट आउट दें हमें कि द रोल नंबर इज़ 102। ओके, सिंपल इनफ। सो माय गॉड, ये मैंने कैसे गलती कर दी। सो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि केस के बाद आप यहाँ पर ये कोलन यूज़ करेंगे, सेमी कोलन यूज़ नहीं करेंगे, इसको कोलन यूज़ करेंगे। सो मैं भी यहाँ पर कोलन ही यूज़ करूँगा, देन इट एग्जीक्यूट परफेक्टली। सो मैं एक और केस यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, हम मल्टीपल केसेस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं कहता हूँ कि ये अगर 103 होगा तो मुझे प्रिंट आउट दे के यस रोल नंबर इज़ 103। और डिफ़ॉल्ट केस भी हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट केस होगा वो कि अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पर मैच ना करती हो तो हमें एक प्रिंट आउट दे कि रोल नंबर इज़ नॉट एग्जिस्ट। ओके, सिंपल इनफ। सो हमने क्या किया, हमने जिस वैल्यू को कंपेयर करना है उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दी। हम यहाँ इसकी यूज़र इनपुट भी यहाँ से ले सकते हैं। ओके, सो हमने कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर इसको असाइन कर दी और उसके बाद हमने वो जो वैल्यू कंपेयर करनी है वो स्विच में पास कर दी। ओके, अगर स्विच में कोई ना कोई केस उसका मिलता होगा तो वो उसी पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा अगर कोई भी केस मिलता हुआ ना होगा। अगर कोई केस यहाँ पर मिलता हुआ होगा, हमारी कंडीशन में ये केस मिलता है तो ये सिर्फ इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ब्रेक कर देगा। जब वो ब्रेक करेगा तो वो स्विच से बाहर चला जाएगा। ओके, स्विच की यहाँ केस से बाहर चला जाएगा। ओके, सो अब हम इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे कि रोल नंबर इज़ 101। ओके, अगर हम यहाँ पर 103 करते हैं तो ये हमें प्रिंट आउट करेगा कि रोल नंबर इज़ 103। और अगर हम कोई ऐसी वैल्यू दे दें जिसका हमने केस डिफ़ाइन ना किया हो, हमने 105 का केस डिफ़ाइन नहीं किया, तो ये हमेशा डिफ़ॉल्ट को ही एग्जीक्यूट करेगी अगर उसको कोई भी केस ना मिलेगा। तो कंट्रोल F5 करते हैं तो आप देख सकते हैं कि रोल नंबर इज़ नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह हम स्विच केस स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद स्टेटमेंट है। सो होप सो आप इसको भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, बिकॉज यू आर टू फास्ट, आई जस्ट नो, क्योंकि यू आर वॉचिंग माई वीडियो। सो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और ये हमारे पास हैं लूप्स।
सो लूप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में? हमारे पास सबसे पहले है वाइल लूप। वाइल लूप हम जैसे कि मैंने फ़र्ज़ करें कि 10 तक कोई गिनती को प्रिंट करवाना है, तो काउंटिंग करवानी है तो मुझे सी आउट 10 टाइम लिखना पड़ेगा। पहले मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1, फिर दोबारा मुझे लिखना सी आउट में लिखना पड़ेगा एक 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे सो ऑन सारा कुछ लिखना पड़ेगा। लूप यूज़ करते हैं एक स्टेट को बार बार रिपीट करवाने के लिए। अगर हमने अपनी लाइंस को कम करना हो, शॉर्ट करना हो, तो लूप अपनी स्टेट को रिपीट करता है बार बार। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक लूप क्रिएट करते हैं। सबसे पहले वाइल लूप क्रिएट करेंगे। एक लूप की 3 कंडीशन होती है। लूप की इनिशियलाइजेशन, हम लूप को इनिशियलाइज करते हैं। मैं कहता हूँ इंट आई इज इक्वल है 1 से इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। और फिर हम ये फर्स्ट स्टेट थी इनिशियलाइजेशन, देन इसकी स्टेटमेंट कंडीशन। वाइल में मैं कह देता हूँ कि अगर आई लेस देन है 10 से, तो क्या करे, आई की वैल्यू को प्रिंट आउट करे, सिंपल एंड एल। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 है, ओके। क्या 1 छोटा है 10 से? यस, ये ट्रू है, तो आई को प्रिंट आउट कर देगा, आई 1 है। तो यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन है वो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई। थर्ड कंडीशन थी इसमें इंक्रीमेंट करना। ये आप जानते हैं कि इंक्रीमेंट क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे ही है जैसे आई इक्वल है आई प्लस 1, ओके। चाहे हम ऐसे इसको यूज़ कर लें इंक्रीमेंट को, चाहे हम सिंपल इसको आई प्लस प्लस कर लें। फिल वक्त मैं इसको आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो पहले यहाँ आई में वैल्यू आएगी 1, वो कंपेयर होगी, वो 1 प्रिंट आउट कर देगा, ये इसमें एक इंक्रीमेंट करेगा, ये दोबारा ऊपर जाएगा, ये 2 कर देगा, 2 दोबारा कंपेयर होगा और ये 2 को प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, 3 कंपेयर करेगा। ओह, आई एम टू गुड, आई एम गोइंग फास्ट। ये बार बार इसको चेक करेगा अनटिल जब यहाँ पर 10 आएगा। क्या 10 छोटा है 10 से? नो, 10 इक्वल है 10 से। तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही ये फॉल्स होगी तो ये बेसिकली लूप से बाहर चला जाएगा और हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट आउट करवाएंगे, आउट ऑफ लूप, ओके। एंड एल करेंगे इसको। हमने इसको यहाँ पर एंड एल किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या आउटपुट मिलेगी, ये 1 to 9 तक आउटपुट मिलेगी। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 1 to 9 इसने हमें प्रिंट आउट यहाँ पर शो किया। और अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि 10 तक आए तो मैं इक्वल का साइन यूज़ करूँगा यहाँ पर। जब यहाँ 10 आएगा तो 10 कंपेयर होगा 10 से, वो इक्वल होगा तो ये ट्रू होगी, 10 भी प्रिंट करेगा। जब 11 आएगा तो क्या 11 लेस देन है और इक्वल है 10 से? नो, ये फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप से बाहर हो जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये 1 to 10 तक हमें प्रिंट आउट शो कर रहा है, ओके। सिंपल इनफ। आपने देखा कि एक लूप की 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट उसकी इनिशियलाइजेशन, सेकंड उसकी कंडीशन एंड द थर्ड वन इज इंक्रीमेंट। इस तरह हम लूप को यूज़ कर सकते हैं। हमने सिंपली, अगर मैं 100 लाइंस को प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ तो सिंपली मुझे यहाँ कंडीशन में मैंने 100 लिखा और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 100 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होगा और हमें 100 यहाँ पर प्रिंट आउट शो हो गया। इस वजह से हम यहाँ पर लूप को यूज़ करते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड इट नाउ। हर वो काम जो एक लूप से करवाया जा सकता है वो मल्टीपल लूप से भी, यानी कि किसी और लूप से भी करवाया जा सकता है। यानी कि हमारे पास और लूप की भी एग्जांपल है, जैसे वाइल लूप हमने डिस्कस कर लिया और डू वाइल लूप है। तो डू वाइल लूप कैसे काम करता है? डू वाइल लूप से भी वो टास्क परफॉर्म करवाया जा सकता है जो कि एक वाइल से हमने परफॉर्म करवाया। सिर्फ इसका लिटिल बिट हम देखेंगे कैसे सिंटैक्स यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में हम यूज़ करते हैं डू और यहाँ हम सिंपली यूज़ करते हैं वाइल, ओके। इस सिंटैक्स को आप अंडरस्टैंड इस तरह करेंगे कि डू जोन सा है, यहाँ पर हम आप एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि वाइल, डू वाइल में हम जब वाइल यूज़ करते हैं तो यहाँ हम टर्मिनेटर ये यूज़ करते हैं
वाइल के बाद। सो हमने यहाँ पर फिल वक्त इसको यूज़ कर लिया। और डू वाइल की ये खासियत है कि डू में ये कोड को कम से कम एक दफ़ा ज़रूर रन करता है। ओके, कम से कम एक दफ़ा इसको ज़रूर रन करता है यहाँ पर, चाहे ये कंडीशन ट्रू हो चाहे ये कंडीशन फॉल्स हो, ये इसको कम से कम एक दफ़ा ज़रूर रन करेगा। अभी यहाँ पर वैल्यू है 1, तो ये 1 यहाँ पर आएगा, पहले वो 1 प्रिंट आउट करेगा, फिर ये इसको कंपेयर करेगा और 10 टाइम्स इसको 1 to 10 तक प्रिंट आउट देगा। सो आप देख सकते हैं ये 1 to 10 तक इसने हमें प्रिंट आउट किया, देन वो लूप से बाहर चला गया। सो अगर मैं कहता हूँ कि ये इक्वल है 100 के, तो क्या अब ये 100 टाइम एग्जीक्यूट होगा? नो, पहले ये यहाँ डू वाइल में आएगा। डू में यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है 100, तो यहाँ 100 प्रिंट करेगा, फिर उस 100 में एक इंक्रीमेंट करेगा और फिर ये कंडीशन चेक करेगा, और इस कंडीशन में क्या 100 लेस देन इक्वल है 10 के? नो, ये फॉल्स है, तो ये लूप से बाहर चला जाएगा। ओके, मगर ये कम से कम एक मरतबा इसको ज़रूर लूप को एग्जीक्यूट करेगा। इस कंडीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट की और देन ये लूप से बाहर हो गया। ओके, सिंपल इनफ। सो इस तरह हम हर वो काम जो वाइल लूप से कर सकते हैं वो डू वाइल लूप से भी कर सकते हैं, और सेम हम तीनों कंडीशन यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर लूप। ये बहुत अच्छा लूप है एंड माय फेवरेट वन आल्सो, क्योंकि फॉर लूप में हम ये तीनों काम करते हैं, इसकी इनिशियलाइजेशन भी, इसकी कंडीशन स्टेटमेंट भी और इसकी इंक्रीमेंट भी एक ही लाइन में। इंटरेस्टिंग ना। सो ये हमारे पास फॉर लूप है जहाँ पर हम इसकी इनिशियलाइजेशन करेंगे। सो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट लाइन में आप देखें कि एक ही लाइन में तीनों काम है। सो मैं यहाँ इसको कह देता हूँ कि जब तक i 10 के बराबर ना हो जाए। ओके, सो ये हमने यहाँ पर पहले इसकी इनिशियलाइजेशन की, इंट i इज इक्वल है 0, देन इसको टर्मिनेट किया, देन हमने यहाँ पर इसकी कंडीशन दी कि जब तक i 10 से लेस देन ना हो जाए, और इसी लाइन में हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया। देन हम इसको कहते हैं कि आप सी आउट पे क्या करें, जो भी i की वैल्यू हो वो i की वैल्यू को आप प्रिंट आउट दे दें। ओके, हम यहाँ पर कोई भी मैसेज भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं, वैल्यू ऑफ i इक्वल है। सो जो भी वैल्यू होगी i की वो यहाँ पर रिपीट होगी। सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ i इज 0 to 9। ओके, 0 to 9 इस वजह से क्योंकि ये 0 से हमने इनिशियलाइज किया। अगर मैं इसको 1 से करूँ तो ये 1 to 9 हमें प्रिंट आउट देगा। ओके, 1 to 9, और देन ये लूप से बाहर हो गया। तो आपने देखा कि फॉर लूप बहुत एफिशिएंट है डू वाइल और वाइल लूप की निस्बत। सो फॉर लूप को हम डिफरेंट कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से इसको इसकी इनिशियलाइजेशन को हम स्टार्ट में भी कर सकते हैं। ओके, सो ये हमने स्टार्ट में इसकी इनिशियलाइजेशन कर दी, और इंक्रीमेंट हम इसका फॉर लूप के अंदर कर सकते हैं ऐसे। सो आपने देखा कि ये इस वक्त ऐसे ही है जैसे वाइल लूप काम करता है। पहले इनिशियलाइजेशन कर दी, यहाँ पर इसकी कंडीशन दे दी, और देन हमने इसमें लूप के अंदर ही इसको इंक्रीमेंट कर दिया। जब इसको हम रन करेंगे तो ये प्रॉपरली हमें आउटपुट देगा जैसे कि एक वाइल लूप देता है। बट फॉर लूप का यही सबसे अच्छा कमाल है कि ये एक ही लाइन में हम इसकी तमाम चीज़ें बता देते हैं उसको, और ये उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ओके, सो ये था इंट्रोडक्शन लूप्स का। होप सो कि आप लूप को भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरे। सो हाउ टू क्रिएट एन अरे, हाउ टू फिल एन अरे, हाउ टू प्रिंट एन अरे, एंड हाउ टू अपडेट एन अरे। सो सबसे पहले हम एक अरे को क्रिएट करते हैं यहाँ पर, और इस कोड को मैं यहाँ पर कमेंट करना चाहूँगा। सो मैंने ये कमेंट कर दिया। सो कमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है ये भी आपको
पता होनी चाहिए। इसको पूरे को सिलेक्ट कर लो जितना पोर्शन आपने कमेंट करना है, देन यू कैन होल्ड कंट्रोल को दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है, कंट्रोल के एंड सी। अगर आप इन तीनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो जितना आपने सिलेक्ट किया होगा कोड वो सारा कमेंट हो जाएगा। ओके, उसके अलावा एक लाइन को कमेंट करना है तो हम सिर्फ ये $/ यूज़ करते हैं। सो अगर आई एम गोइंग टू वर्क विद अरे, सो मैं एक इंटीजर अरे लेता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ माई अरे। आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। सो अरे को डिक्लेयर करने का ये साइन है सिंपली, ये हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं जो कि निशानदेही करता है कि ये एक अरे है। ओके, और अरे में हम फ़र्ज़ करें कि जब वैल्यूज़ हम स्टोर करवाते हैं, फ़र्ज़ करें मैं इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ 10, 20 एंड 30 इसमें स्टोर करवाता हूँ 40। सो इसमें मैंने 1, 2, 3, 4 वैल्यू स्टोर करवा दी। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस होगा 0, बाय डिफ़ॉल्ट है ये। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स होगा 0, सेकंड वैल्यू का एड्रेस है 1, थर्ड वैल्यू का एड्रेस है 2 और फोर्थ वैल्यू का एड्रेस है 3। सो ये 0 से स्टार्ट होता है, इस वजह से ये हम एक कदम पीछे होते हैं अरे में। सो यहाँ पर अरे को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये 4 करैक्टर की, इसमें 4 मैं वैल्यूज़ लेना चाहता हूँ। अगर मैं डिफ़ाइन नहीं करना चाहता तो मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखूँगा, तो ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टैंड करेगा जितनी मर्ज़ी इसमें वैल्यूज़ मैं पास कर दूँ। अगर मैं 4 वैल्यूज़ पास करूँगा तो मुझे 4 वैल्यू ही इसकी इनिशियलाइज़ करनी पड़ेंगी। ओके, ज़्यादा नहीं मैं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ अरे को बता दिया कि अब इसमें 4 वैल्यूज़ आप स्टोर करें। ओके, अगर मैं इसको कुछ भी नहीं बताता कि आप कितनी वैल्यू स्टोर करें तो हम इसमें जितनी मर्जी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फिर वक्त मैं इसको बता देता हूँ कि इसमें आप 4 वैल्यू स्टोर करें। देन ये हमने एक अरे को क्रिएट किया और हमने इसको फिल कर दिया, इसमें वैल्यूज़ हमने असाइन कर दी। अब हाउ टू प्रिंट एन अरे, सो हम सिंपली सी आउट में करते हैं अरे को, और जो भी अरे का नेम होता है, फ़र्ज़ करें हमारी अरे का नाम है माई अरे, देन हम इसकी ये यूज़ करते हैं अरे का साइन। और अगर मैंने फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट आउट करवाना है तो मुझे क्या पास करना होगा, उसका एड्रेस इसका इंडेक्स बेसिकली कहलाता है। सो अगर मैं 0 पास करता हूँ और इसको एंड एल करता हूँ तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा क्या पड़ा है, 0 इंडेक्स पे हमारा बेसिकली यहाँ 10 पड़ा है, तो ये हमें सिंपली 10 प्रिंट आउट करेगा। ओके, 10। अगर मैंने 40 को प्रिंट आउट करवाना है तो मुझे 40 का एड्रेस यहाँ देना पड़ेगा, ये है 0 पे, ये है 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे। अगर मैं यहाँ पर इसको 3 इंडेक्स पास करता हूँ तो ये मेरा 40 प्रिंट आउट करेगा। कंट्रोल F5 करते हैं तो इसने हमें 40 प्रिंट आउट कर दिया। ओके, सिंपल इनफ। अब भी हम इस वैल्यूज़ को हम यहाँ पर इसको अपडेट भी कर सकते हैं। वो कैसे, फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो 40 की जगह मैं 50 प्रिंट आउट करूँ, तो सिंपली हम अरे का नेम लिखते हैं और उसका इंडेक्स लिखते हैं जहां हमने अपडेट करना हो डाटा को, देन इक्वल करके वो वैल्यू पास कर देते हैं। अब अरे में 50 हमने रख दिया, अरे की थर्ड हमने इंडेक्स पे हमने 50 रख दिया, जहां पे पहले 40 मौजूद था हमने वहां पर 50 रख दिया। अब जब हम इसको सी आउट करवाएंगे तो ये हमें सिंपली 50 प्रिंट आउट करेगा, 40 प्रिंट आउट नहीं करेगा। अब कंट्रोल F5 करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें 50 प्रिंट आउट किया। तो इस तरह हम तमाम वैल्यूज़ को, फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूं कि इसकी 0 इंडेक्स पे जो स्टार्टिंग है इसका 10 है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ये 20 स्टोर करवा दे। ओके, और जब मैं इसको प्रिंट आउट करूँगा तो 0 इंडेक्स में मैं उससे पूछूंगा क्या वैल्यू है, पहले तो 10 पड़ी थी मगर अब मैंने उसको अपडेट कर दिया, मैंने उसे कहा नहीं 10 नहीं 20 उसमें स्टोर करो। तो जब हम इसको रन करेंगे तो पहले वो प्रिंट आउट करेगा 50, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे पहले मैंने इसको सी आउट करवाया। तो यहाँ हमने इसको भी अपडेट किया था 50 और फर्स्ट पोजीशन पे 10 मौजूद था तो हमने इसको अपडेट कर दिया 30 से। ओके, सिंपल इनफ। सो इस तरह हम इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। सो अगर अरे में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ मौजूद हों, फ़र्ज़ करो कि ये कोई 100 वैल्यूज़ अरेज में मौजूद हों, तो हम पूरी की पूरी अरे को कैसे प्रिंट आउट करेंगे? क्या हमें बार बार इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 सी आउट में लिखना पड़ेगा? नो,
उसके लिए हमारे पास लूप्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और बहुत काम के हैं। सो हम इन लूप्स को यूज़ करेंगे बार बार, एक ही बार, सॉरी टू से। सो आई एम गोइंग टू अनकमेंट दिस कोड। सो मैं इसको अनकमेंट करूँगा यहाँ से, सिंपल। ये लास्ट लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये कब लूप से बाहर जाएगा। सो हम यहाँ सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे इसको कि हम जानते हैं कि जो अरे है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, इस वजह से मैं इसको इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ 0 से, ओके। और मैं जानता हूँ कि मेरी अरे में इस वक्त 4 वैल्यूज़ मौजूद हैं। सो मैं यहाँ 4 तक की कंडीशन लगाऊंगा कि जब तक 4 वैल्यूज़ यहाँ पर आएँ मेरा लूप 4 टाइम चले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी इसमें 4 वैल्यूज़ मौजूद हैं। डेट्स वाई यहाँ पर मैं कंडीशन दे रहा हूँ 4, ओके। और ये लूप अब 4 टाइम चलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने अरे कैसे प्रिंट आउट करवाऊँ एक ही लाइन में, यहाँ पर सिंपली मैं कहता हूँ सी आउट एंड देन अपनी अरे का नेम यूज़ करूँगा माई अरे, और माई अरे में हम यहाँ पर 0 1 2 3 की बजाय हम आई बेसिकली पास कर देंगे, ओके। सो अब इसकी वर्किंग क्या होगी, पहले आई में आप जानते हैं कि पहले आई में 0 आएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, 1 आएगा, इंक्रीमेंट होगा, 2 आएगा, इंक्रीमेंट होगा, 3 आएगा, इंक्रीमेंट होगा, 4 आएगा, इंक्रीमेंट होगा, और 4 वैल्यूज़ के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, ओके। सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सो ये बेसिकली मेरी अरे की जो वैल्यूज़ हैं उसको प्रिंट आउट करेगा। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि अरेज वैल्यूज़ आर, सो जो भी अरेज की वैल्यूज़ होंगी वो हमें यहाँ प्रिंट आउट पे मिलेंगी। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर अरे वैल्यूज़ आर फर्स्ट, आप देख सकते हैं कि जो भी अरेज की हमारे पास वैल्यूज़ होंगी जैसे 10 20 30 40 ये हमें प्रिंट आउट शो होंगी। सो अगर ये 1000 वैल्यूज़ भी हों तो हमें सिर्फ यहाँ पर 1000 रिप्लेस करेंगे और पूरी अरे यहाँ हम एक फॉर लूप से प्रिंट आउट करवा सकते हैं, ओके, सिंपल इनफ। सो इस तरह हम अरे को अपडेट करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर मैं इंडेक्स भी इसका साथ साथ शो करवाना चाहूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पर आई पास कर दूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मेरा इंडेक्स है, ओके। सो अगर मैं इसको, इसमें हम थोड़ी स्पेस इसको दे देते हैं, कंट्रोल F5 करूँगा तो साथ साथ आप देख सकते हैं इंडेक्स भी मैंने प्रिंट आउट करवा लिया। 0 इंडेक्स पे 10 मौजूद है, 1 इंडेक्स पे 20, 2 इंडेक्स पे 30 और 3 इंडेक्स पे 40 मौजूद है। सो इस तरह हम अरेज को यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं। सो आई एम मूविंग नेक्स्ट नाउ हमारे सॉरी फॉर डैट। सो हमारे पास हाउ टू यूज़ 2D अरेज, how to create an array, how to fill an array, how to print an array and how to update a 2D array, ओके। सो चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। यहाँ पर हमारे पास ये जो अरे मौजूद है ये एक सिंगल अरे है, लीनियर अरे है, ओके। सो जो 2D अरे होती है उसको हम मल्टी डायमेंशन अरे भी कहते हैं। फ़र्ज़ करें कि मुझे यहाँ पर जो अरे है 2D अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, सिंपली यहाँ पर 2 टाइम्स हम ये ब्रैकेट पास करते हैं तो वो कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है कि ये एक 2D अरे है, ओके। सो यहाँ पर हम रो और कॉलम्स में काम करते हैं, ओके, जस्ट लाइक अ टेबल। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ इसकी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, ओके। सो 2 रोज और 2 कॉलम्स को कैसे वैल्यूज असाइन करेंगे, यहाँ पर अरे के अंदर अरे हम यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अब मैं जानता हूँ कि इसकी 2 रो हैं तो मैं यहाँ पर 2 रो यहाँ पर बना लेता हूँ, ओके। ये मैंने 2 रो बना, चलें हम यहाँ पर इसकी 3 रो कर लेते हैं, ओके। 3 रो हैं और 2 कॉलम है तो मुझे एक और यहाँ पर रो बनानी पड़ेगी, ये मैंने बना ली। अब मैंने यहाँ पर 3 रोज़ बना ली हैं, ओके, और 2 कॉलम्स कैसे इनको दूंगा। सो यहाँ पर मैं पहली वैल्यू 10, दूसरी 20 स्टोर करवा लेता हूँ, यहाँ पर मैं 30 40 आप जो मर्ज़ी यहाँ वैल्यू लिख सकते हैं,
यहाँ पर 50 एंड 60। सो ये मेरे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का इंडेक्स है 0। ओके, ये मेरे पास सेकंड रो है, सेकंड रो का इंडेक्स है 1, और ये मेरे पास थर्ड रो है, और थर्ड रो का इंडेक्स है सॉरी टू से थर्ड रो का इंडेक्स है मेरे पास 2। यस, आपने सही जाना। सो यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स है 0। ये मेरे पास सेकंड कॉलम है जिसका इंडेक्स है 1, क्योंकि अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इस वजह से ये मेरे कॉलम का, ये मेरा सेकंड रो है और 0 कॉलम है। ये मेरी सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। ओके, सो ये मेरे पास अरेज थी। अब अगर मैं इसको अगेन कमेंट करूँगा कंट्रोल के सी। सो अगर मैंने फर्स्ट इंडेक्स को प्रिंट आउट करवाना है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी स्टूडियो अरे में फर्स्ट इंडेक्स में कौन सी वैल्यू पड़ी है। फिलहाल का तो 10 पड़ी है ना, तो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट आउट कैसे करवाऊँगा। अरे का नेम लिखेंगे, अरे का नेम लिखने के बाद मैं कहता हूँ कि इसकी जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, जो कि दोनों 0 0 हैं। ओके, क्योंकि रे 0 से स्टार्ट होती है। मैं कहता हूँ कि इसकी मुझे वैल्यू आप प्रिंट आउट करें, तो मैं इसको सिंपली सी आउट पर लिखूँगा और यहाँ पर मैं इसको एंड एल भी करूँगा। ओके, सो मैं जानता हूँ कि मेरी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर, जो कि दोनों 0 0 हैं, यहाँ पर 10 मौजूद है। ओके, तो जब मैं इसको प्रिंट आउट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे 10 शो होगा। ओके, अब अगर मैंने 30 प्रिंट आउट लेना है, तो मैं जानता हूँ कि ये मेरी सेकंड रो है जिसका इंडेक्स है 1। ओके, और ये मेरी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो का जो फर्स्ट कॉलम है इसका इंडेक्स है 0, और अगर ये मेरा सेकंड कॉलम होता तो ये इसका इंडेक्स होना था 1। अगर मैंने 30 प्रिंट आउट करवाना है तो मेरा जो फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स है 0, अब ये मुझे 30 प्रिंट आउट करेगा, क्योंकि मैंने उसे बता दिया कि आप मेरी फर्स्ट रो लो। ओके, फर्स्ट रो का मतलब है कि सेकंड रो, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ओके, जब हम इसको रन करेंगे तो ये 30 प्रिंट आउट हमें शो करेगा। अगर मैंने 40 प्रिंट आउट करवाना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये मेरी सेकंड रो है और मेरा ये सेकंड कॉलम है, जो कि जिसका इंडेक्स है 1। ओके, सो मेरे फर्स्ट रो 1 है और मेरा सेकंड कॉलम 1 है, तो मेरी 40 वैल्यू ये प्रिंट आउट करेगा। ओ माय गॉड, आई जस्ट डोंट वांट टू क्विट इट। सो कंट्रोल F5 करूँगा तो ये मेरे 40 प्रिंट आउट कर दिया। ओके, तो इसी तरह मैं इन वैल्यूज़ को अपडेट भी कर सकता हूँ। कंट्रोल कॉपी करेंगे, और अगर मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ कि जो भी मेरी फर्स्ट रो में और मीन टू से सेकंड रो में और ये सेकंड कॉलम में मेरे पास जो वैल्यू है वो 40 है, मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर 400 स्टोर करवा दें। अब क्या होगा, यहाँ पर ये इसने पहले 40 शो किया था, बट हमने इसको अपडेट कर दिया अपनी अरे को। हमने कहा नहीं नहीं, इस इंडेक्स पे जो मेरी सेकंड रो है और इसका सेकंड कॉलम है, यहाँ पर आप 40 प्लेस कर दें। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो 40 की बजाय हमें 400 प्रिंट आउट होगा। तो इस तरह हम, अगर मैंने 60 को करवाना हो तो मैं जानता हूँ कि मेरी ये थर्ड रो है और थर्ड रो का इंडेक्स मेरा होगा 2, और ये मैं जानता हूँ कि मेरा ये सेकंड कॉलम है, मीन टू से मेरा यहाँ पर इसका इंडेक्स 1 है। तो मैंने इस पर 400 प्लेस करवा दिया, और यहाँ पर भी मैं बताना पड़ेगा कि मुझे इसी वैल्यू को प्रिंट आउट करो, तो ये मुझे 400 को प्रिंट आउट कर देगा 60 की बजाय। ओके, सो इस तरह हम इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। अब अगर पूरी इस 2D अरे को मैंने प्रिंट आउट करवाना है तो मैं कैसे प्रिंट आउट करवाऊँगा, यूजिंग लूप। तो लूप में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, सो हमने एक लूप लिया यहाँ पर। आप इस फॉर लूप को जानते हैं, ये बहुत शरारती है। सो यहाँ पर जो हम लेंगे फर्स्ट रो, मैं रो ले लेता हूँ इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए।
आई की जगह सिर्फ मैंने रो रिप्लेस कर दिया, ओके, और मैंने कुछ भी नहीं किया। सो एक और लूप ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इसको नेस्टेड लूप कहते हैं, लूप के अंदर लूप को यूज़ करना नेस्टेड लूप कहते हैं। सो यहाँ पर मैं इसकी डाटा टाइप इंटीजर ले लेता हूँ और मैं आई की जगह कोलन यूज़ कर लेता हूँ, ओके। सो जहाँ जहाँ आई है मैं इसको कोलन से रिप्लेस करूँगा, ओके। सो अब यहाँ पर मैं जानता हूँ कि मेरी जो रो हैं, मेरी कितनी रो हैं, मेरी 3 रोज हैं, तो यहाँ पर मैं प्लेस करूँगा 3, और मेरे कितने कॉलम हैं, मेरे 2 कॉलम हैं, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस करूँगा 2, ओके। सो अब मैं अगर यहाँ पर इसको कहूँ कि मुझे सी आउट दें मेरी अरे, जो भी मेरी अरे का नेम है माई अरे, और अरे का मुझे पता है कि यहाँ पर मैं रो प्लेस करूँगा रो की जगह पर, और कॉलन की जगह पर मैं कॉलन प्रिंट करूँगा। सो अब अगर मैं इसको एंड एल करूँगा तो ये मुझे जितनी भी मेरी अरे होगी उस पूरी अरे को प्रिंट आउट करेगा, ओके। सो यहाँ पर मुझे एंड एल की जगह मैं कहता हूँ कि इसकी मुझे दोनों के दरमियान एक स्पेस दे, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसको आप क्या करो, एक एंड एल लाइन में प्रिंट करो, ताकि जैसी ये अरे दिखती है मुझे सेम वैसी की वैसी प्रिंट आउट चाहिए, ओके। सो इसको रन करते हैं एक दफ़ा और देखते हैं कि क्या हमारी अरे पूरी प्रिंट हुई। यस, हमारी पूरी अरे प्रिंट हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो अगर मैं ज़्यादा स्पेस इनमें चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इनको ज़्यादा स्पेस दूंगा। अब जब भी वैल्यूज़ प्रिंट आउट होंगी तो इनमें ज़्यादा स्पेस आप देख सकते हैं। सो इस तरह हम 2D अरे को प्रिंट करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं और फिल करवा सकते हैं, सिंपल इनफ। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस और मेथड्स। सो फंक्शंस और मेथड्स को कैसे C++ प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जा सकता है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो एक मेन जो है वो इटसेल्फ एक मेथड है, एक फंक्शन है जो कि तब कॉल होता है जब भी हम इसको डिबग करते हैं, ओके। जब भी हम प्रोग्राम को डिबग करते हैं तो ये कॉल होता है मेन, क्योंकि ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट का, हमारे प्रोग्राम का मेन एंट्री पॉइंट होता है। सो हम अपनी मर्ज़ी का भी एक मेथड बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं एक मेथड बनाता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ void print। ये कुछ भी प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सो हमारे पास ये एक मेथड है प्रिंट, जो कि सिंपल सी आउट एक वैल्यू कर रहा है और जो कह रहा है कि आई एम अ प्रिंट मेथड, ओके। ये एक सिंपल हमने मेथड डिक्लेयर कर लिया। अब इस मेथड को हम कैसे कॉल करें? सो इस मेथड को हम सिंपली इस मेथड का नेम लिखेंगे। जैसे ही मैंने प्रिंट किया तो ये प्रिंट मेथड हमें यहाँ पर शो होगा, और देन हम इसको डायरेक्टली ऐसे कॉल कर सकते हैं। फिल वक्त तो हमें एरर कोई शो नहीं हो रहा, मगर जब हम इसको रन करेंगे तो हमें एरर शो होगा, और वो कहेगा भाईजान मुझे कोई प्रिंट मेथड नहीं मिला, अब कौन से प्रिंट मेथड की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब ये पहले ऊपर से कोड एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन, और जब यहाँ पहुँचेगा तो वो कहेगा ओह यहाँ पे कोई प्रिंट मेथड नहीं है। हालांकि प्रिंट मेथड हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, बनाया है, इनिशियलाइज किया है, उसकी बॉडी दी है, और उसमें हमने एक पूरी सी आउट स्टेटमेंट दी है, ओके। चलें इसको एक दफ़ा कंट्रोल F5 करके देखते हैं। तो वो कह रहा है कि देयर वर एरर्स, कि यहाँ एरर है, बट यहाँ हमें कोई एरर भी शो नहीं हुआ। तो ये हमें नीचे एरर लिस्ट में कहेगा प्रिंट आइडेंटिफायर नॉट फाउंड, कि यार मुझे तो मेथड ही कोई नहीं मिला, आप कौन से प्रिंट मेथड की बात कर रहे हैं। तो हमें इसकी प्रोटोटाइपिंग यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ प्रोटोटाइपिंग यूज़ कर लेंगे। इस प्रोटोटाइपिंग का मतलब है इसका जो सिग्नेचर है मेथड का, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ मेन से पहले हम इसको एक दफ़ा सिंपल ऐसे यूज़ कर लेंगे। सो ये हमने क्या किया, इसको प्रोटोटाइप इसकी यूज़ कर ली। अब जब प्रोग्राम ऊपर से रन होगा, नीचे आएगा, तो यहाँ पे उसको पता चलेगा हाँ एक प्रिंट मेथड भी है इसमें, ओके। और जब यहाँ आएगा तो वो यहाँ आकर वो सर्च करेगा कि ओए प्रिंट मेथड कॉल हुआ है, कहाँ है वो प्रिंट मेथड। सो वो प्रिंट मेथड यहाँ पर है और वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, ओके। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें कोई एरर शो नहीं होगा, और ये हमें कह रहा है आई एम अ प्रिंट मेथड,
ओके, क्योंकि हमने एक प्रिंट मेथड यूज़ किया है। ओके, इसका एक और हल है कि हम इसको यहाँ पर प्रोटोटाइप अगर हम नहीं यूज़ करना चाहते तो हम क्या करें, इस मेथड को यहाँ डिक्लेयर करने की बजाय मेन से पहले इसको डिक्लेयर कर लें। जब हम मेन से पहले इसको डिक्लेयर करेंगे तो ये हमें एरर नहीं देगा। कंट्रोल F5 करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब ये प्रॉपर रन हो रहा है, आई एम अ प्रिंट मेथड। सो मेथड हम क्यों डिक्लेयर करते हैं, इस वजह से क्योंकि मेथड को अगर हम बार बार कहीं भी कॉल करें, रिपीट करें, तो ये बार बार अपनी स्टेट को रिपीट करेगा। हम कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। जब हम कंट्रोल F5 करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि जितनी मर्तबा हमने इसको यूज़ किया उतनी मर्तबा इसने उसको कॉल किया। ओके, सो ये था सिंपल इंट्रोडक्शन मेथड का। क्योंकि ये एक बिगनर्स का ट्यूटोरियल है तो हम इसे ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बहरहाल हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हमारे टॉपिक में। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू पास अ पैरामीटर इनटू अ फंक्शन और मेथड। सो पैरामीटर क्या चीज़ है? पैरामीटर जो हम मेथड में डिक्लेयर करते हैं वो एक पैरामीटर होता है। ओके, फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पर एक मेथड डिक्लेयर करते हैं जिसकी रिटर्न टाइप हो इंटीजर की, और ये कोई ऐड मेथड हो सकता है। ओके, ऐड जो कि एडिशन करेगा दो वैल्यूज़ को। ओके, सो पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होते हैं जो इस मेथड की इस नेम के बाद हम इसकी इस ब्रैकेट्स में जो हम वैल्यूज़ इनिशियलाइज करते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पर दो वैल्यूज़ ले लेता हूँ, x एंड y। ओके, सॉरी टू से ये भी हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पर एक मेथड लिया ऐड, और उसमें हमने दो पैरामीटर पास कर दिए, एक इंटीजर x और एक इंटीजर y। ओके, और हम सिंपल कहते हैं कि आप इसको रिटर्न करो, क्योंकि ये इंटीजर मेथड है तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा। इन दोनों की एडिशन हमें रिटर्न कर दो आप, ठीक है, आप कुछ भी ना मत करो, और सिर्फ इसकी एडिशन आप रिटर्न कर दो। ओके, इसी तरह हम यहाँ पर प्रिंट मेथड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, पैरामीटर कोई भी दे सकते हैं। फिल वक्त आई एम गोइंग टू रिमूव इट, क्योंकि मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता था इसका, सो मैंने इसको रिमूव कर दिया। सो अब अगर हम यहाँ पर ऐड मेथड को कॉल करेंगे, ऐड, और ऐड में हम कोई ना कोई अगर दो वैल्यूज़ दें, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको बता दिया कि आप दो पैरामीटर दें हैं, तो हमें यहाँ पर दो आर्गूमेंट पास करना पड़ेंगे। फ़र्ज़ करें मैं इसको कहता हूँ 30 एंड 40 का मुझे प्लस करके बताओ, हाँ क्या है ऐड मेथड, आप मुझे करके बताओ। और तो क्या करेगा ये, हमने मेन में इसको कॉल किया है तो ये दो पैरामीटर यहाँ पे लेगा, वो पैरामीटर कोई भी हो सकते हैं, और ये उन दोनों का प्लस रिटर्न करेगा। जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये इस वजह से क्योंकि हमने इसको कंसोल के ऊपर तो प्रिंट आउट ही नहीं करवाया, सिंपल इसको कॉल कर लिया है। तो हम यहाँ पर इसको कहते हैं कि यार सी आउट भी तो करो ना, आई जस्ट फॉरगेट इट। सो एंडल करेंगे यहाँ पर, तो जो भी इन दोनों का प्लस होगा 30 + 40 70, वो हमें सी आउट कंसोल के ऊपर शो होगा। सो ये 70 आउटपुट पर शो हो गया, सिंपल इनफ। सो इस तरह हम एक मेथड में पैरामीटर को पास कर सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर भी इंटीजर x एंड y डिक्लेयर कर सकता हूँ, और मैं कह देता हूँ कि कोई भी यहाँ पर वैल्यू है, फ़र्ज़ करें चलें इधर हम कह देते हैं ये 20 के बराबर है और ये 30 के बराबर है। ओके, और यहाँ पर हम सिंपल इसको पास कर देते हैं x एंड y। ओके, सो x में क्या मौजूद है, x में 20 मौजूद है और y में 30 मौजूद है। इन दोनों का जो एडिशन है ये हमें पास कर देगा 50। सो इसी तरह हम एक सब्ट्रैक्ट का मेथड बना सकते हैं, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का मेथड बना सकते हैं, और सिंपली हम एक लाइन के अंदर इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। और जो हमने पहले एक बहुत सा लंबा सा एक मेथड बनाया था कि हम बार बार मल्टीप्लिकेशन के लिए उसको कॉल करते थे, तो उससे फंक्शन मेथड्स को यूज़ करना बहुत अच्छा है।
हम बार बार इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और ये मज़ीद कोड रीडेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमें कि, और उसके अलावा जब प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो हम मेथड में भी जाके देख सकते हैं कि मेथड में कहीं एरर तो नहीं है, या हमारी मेन में कहीं एरर है। इसका मतलब है कि एरर फाइंडिंग भी इजी हो जाती है। डेट्स वाई हम इन फंक्शंस और मेथड्स को यूज़ करते हैं। ओके, सिंपल इनफ। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मेथड ओवरलोडिंग। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेथड ओवरलोडिंग बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक है। ओके, सो हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग? मेथड ओवरलोडिंग बेसिकली कहलाती है कि एक ही मेथड का जो नेम है, जैसे ऐड है, ये सिंपल दो जो है वैल्यूज़ को प्रिंट आउट कर रहा है, इनके सम को। अब फर्ज करेंगे मैं यहाँ पर ऐड को कह देता हूँ कि यार आप ऐसे करें, आप मेरी एक्स वाई जी एक और तीसरी वैल्यू मैंने यहाँ पर दे देता हूँ कि आप इसको भी सम करके मुझे दें, तो क्या ये करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हमने इसको डिफाइन किया तो हमने इसको दो वैल्यूज़ दी। ओके, बट यहाँ हम जब इसको कॉल कर रहे हैं तो हमने 3 वैल्यूज़ पास की। डेट्स वाई। सो मेथड ओवरलोडिंग क्या है कि विद इन द सेम नेम इट कैन परफॉर्म डिफरेंट आउटपुट या डिफरेंट टास्क। ओके, सो अगर मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स का भी प्लस लेना है तो मुझे एक ऐसा मेथड यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा जो कि 3 वेरिएबल्स को लेता हो। फर्ज करें कि मैं यहाँ पर कह देता हूँ एक इंटीजर z। ओके, अब जैसे ही मैंने इंटीजर z किया और यहाँ पर मुझे वो भी थर्ड वैल्यू भी प्लस करनी होगी। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक और मेथड डिफाइन कर दिया जिसका नेम सेम है, इसका नेम भी ऐड है और इसका नेम भी ऐड है। ये ऐड 2 पैरामीटर ले रहा है और ये जो ऐड मेथड है ये 3 पैरामीटर ले रहा है। तो जब हम यहाँ पर अब 3 वैल्यूज़ पास करेंगे, ये अभी हमें कह रहा है कि आपने डिफाइन नहीं किया इसको। सो अब भी यहाँ पर हम कह देते हैं कि मैं एक और वेरिएबल लेना चाहता हूँ z, जिसमें 5 फर्ज करेंगे अभी मौजूद है, तो आप इसका भी सम आउट करके मुझे बताएं। ओके, और मैं कहता हूँ उसके अलावा मुझे ये 2 भी, इसका भी मुझे सम करके बताएं आप। ओके, यानी कि एक ही मेथड क्या वो 2 आउटपुट जनरेट कर सकता है? यस, ये 2 आउटपुट जनरेट कर सकता है। इसी को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। सो अभी ये क्या प्रिंट आउट करेगा? 20 + 30 50 प्रिंट आउट करेगा, और ये क्या प्रिंट आउट करेगा? 20 + 30 + 5 55। सो पहले ये 55 प्रिंट आउट करेगा और फिर ये 50 प्रिंट आउट करेगा। तो अभी इसको कंट्रोल F5 एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पहले इसने 55 प्रिंट आउट किया क्योंकि पहले हमने 3 पैरामीटर वाला मेथड कॉल किया था। ओके, देन ये 50 करेगा क्योंकि फिर हमने सेकंड पैरामीटर वाला पास किया था। सो ये मेथड ओवरलोडिंग कहलाता है कि एक ही मेथड से मल्टीपल आउटपुट जनरेट करवाना। ओके, ये मेथड ओवरलोडिंग करवाता है। इसी तरह हम एक और मेथड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ऐड मेथड, जो कि 4 पैरामीटर लेता हो, 4 वैल्यूज़ लेता हो। ओके, और उसका नेम भी ऐड हो। फिर एक और हम मेथड ले सकते हैं, यानी कि मल्टीपल मेथड्स हम यहाँ पर क्रिएट करवा सकते हैं और इसी को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। ओके, सिंपल इनफ। होप सो कि आप इसको भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू, ये दोनों क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं हम यहाँ पर। सो आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल माई कोड फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर आल्सो। सो यहाँ पर एक मैं मेथड ले लेता हूँ, कोई भी मेथड फर्ज करें इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। रिटर्न टाइप वॉइड का मतलब है कि आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग। सो मेरे पास एक प्रिंट मेथड है और इस प्रिंट मेथड में मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से, और इस इंटीजर को मैं कह लेता हूँ x। ओके, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसको मैं कह देता हूँ x, और यहाँ मैं कह देता हूँ x = 10k। ओके, सो ये मैंने सिंपली एक इंटीजर को डिफाइन किया और यहाँ पर मैंने इस इंटीजर को इनिशियलाइज कर दिया, कोई ना कोई वैल्यूज़ दे दी। अब अगर यहाँ पर
मैं एक और इंटीजर ले लेता हूँ जिसको x कह देता हूँ, y भी कह सकते हैं, फिल वक्त मैं इसको x कह देता हूँ और इसको 20 वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको एरर बेसिकली ये शो करेगा तो हमें प्रोटोटाइप इसकी स्टार्ट में यूज़ करनी पड़ेगी। सो मैंने एक प्रोटोटाइप इसकी यहाँ पर यूज़ कर ली। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। सो ये मैंने सिंपली यहाँ पर एक मेन में मैंने एक वेरिएबल x लिया जिसको मैंने 20 कह दिया, और जो मैंने प्रिंट मेथड में वेरिएबल लिया उसको मैंने 10 असाइन कर दिया। तो अब अगर मैं इस प्रिंट मेथड को यहाँ पे कॉल करूँगा तो, और इसमें मैं x को पास कर देता हूँ फ़र्ज़ करें, और मैं इसको सी आउट पे प्रिंट आउट करवाना चाहूँ, और यहाँ मैं इसको कह देता हूँ कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल है, जो भी वैल्यू x की होगी, सॉरी टू से ये c नहीं है, ये x है। ओके, सो यहाँ पर ये क्या हमें प्रिंट आउट देगा। अब हमें ये x की कौन सी वैल्यू प्रिंट आउट देगा, ये हमें x की ये 20 वैल्यू प्रिंट आउट देगा, या जो हमने प्रिंट मेथड में ये x की वैल्यू डिफाइन की है हमें ये वैल्यू प्रिंट आउट देगा। ठीक है, कौन सी ये वैल्यू हमें ये प्रिंट आउट पे शो करेगा। सो ये हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू प्रिंट आउट करेगा, ये अभी हमें हम यहाँ पर इसको फिल वक्त इंटीजर कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम इसको इंटीजर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको रिटर्न, क्योंकि इंटीजर करवाया है तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा, यहाँ पर रिटर्न x करवा लेते हैं। ओके, सो अब अगर मैं इसको प्रिंट आउट करूँ x को, तो ये मुझे क्या वैल्यू प्रिंट आउट करेगा, क्या ये मुझे ये वैल्यू x की प्रिंट आउट करेगा या मुझे ये वैल्यू x की प्रिंट आउट करेगा, 10 करेगा कि 20 करेगा। ओके, अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग ना। सो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल F5, तो इसने हमें 10 प्रिंट आउट किया। ठीक है, वाई इसने 20 हमें प्रिंट आउट क्यों नहीं किया। फिल वक्त इसने इस वजह से 10 किया क्योंकि हमने इसको रिटर्न करवाया है, प्रॉपर इंटीजर हमने यूज़ करते हुए, इस वजह से इसने हमें यहाँ पर इसको 10 प्रिंट आउट किया है। अगर मैं इसको वॉइड यूज़ करूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक यहाँ पर इंटीजर आंसर ले लूँ और जिसको मैं इक्वल कर देता हूँ जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी इसके, और देन ओ माय गॉड, सो हम अभी सिंपली इस प्रिंट मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर मैं x की वैल्यू अब कहता हूँ कि मुझे आप बताएं कि क्या x की वैल्यू है। अब मुझे आप बताएं x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ वैल्यू ऑफ x कि x की क्या वैल्यू है मुझे आप बताएं। अब आप मुझे बताएं x की वैल्यू क्या प्रिंट आउट करेगा। यहाँ पर क्या x की वैल्यू ये करेगा 20 कि क्या x की वैल्यू 10 प्रिंट आउट करेगा। सो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ x इज़ 20। ये इसने क्या कर दिया, ये इसने 20 क्यों प्रिंट आउट किया, इसने 10 क्यों नहीं प्रिंट आउट किया, क्योंकि प्रिंट मेथड में मैंने x को 10 कहा है, उसने ये वाला 10 क्यों, ये वाला 20 क्यों प्रिंट आउट किया। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि वाकई वो सही कह रहा है। यस, वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल है 20, उसने ये वाली वैल्यू प्रिंट आउट की। सो ये बेसिकली कहलाता है पास बाय वैल्यू, कि जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर इसको पास की और उसने वो हमें सिंपली उसको प्रिंट आउट कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इस प्रिंट मेथड में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसकी मेमोरी लोकेशन उसको पास करूँ, ताकि जो भी मैं इस मेथड में वेरिएबल डिक्लेयर करूँ मुझे प्रॉपर वही वैल्यू यहाँ पर मिले x की। तो वो मैं कैसे करूँगा, इसको कहते हैं पास बाय रेफरेंस, यानी कि मैं इसका मेमोरी रेफरेंस पास कर दूंगा
और जब मैं मेमोरी रेफरेंस इस वेरिएबल x का पास कर दूंगा, तो जब भी यहाँ पर मैं इस मेथड में कोई भी आर्गूमेंट दूंगा तो वो उसको अंडरस्टैंड यही करेगा कि ये वाली वैल्यू जो कि x आपने इसकी डिफाइन की है वही पास करेगा। अब वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम सिंपल उसके लिए मुझे आपको एक और चीज़ अंडरस्टैंड करवानी पड़ेगी। एक ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, उस ऑपरेटर को एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। आई एम गोइंग टू कमेंट दिस थिंग। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक इंटीजर है y और जिसकी वैल्यू है 10। ओके, अब मैं कहता हूँ कि मुझे आप सी आउट पे दें और दे मुझे y को। अब अगर मैं y को प्रिंट आउट करवा रहा हूँ तो अब आप भी जानते हैं कि इसकी आउटपुट क्या होगी। इसकी आउटपुट होगी 10, क्योंकि y में इस वक्त 10 पड़ा है। हम एक दफ़ा कंट्रोल F5 करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें शो हुई 10। ओके, तो अब अगर मैं कहता हूँ कि मुझे बताएं कि ये इसका मेमोरी एड्रेस क्या है, तो उसके लिए मुझे ये ऑपरेटर मेमोरी एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा एंड का। अब ये मुझे 10 नहीं प्रिंट करेगा, अब ये मुझे इसकी मेमोरी लोकेशन प्रिंट आउट करके देगा। तो जब मैं इसे कंट्रोल F5 करूँगा तो ये मुझे कहेगा कि ये वही उसका मेमोरी एड्रेस है जहाँ पे 10 स्टोर है। ओके, सो ये है एक मेमोरी ऑपरेटर। सो इस मेमोरी ऑपरेटर को हम यूज़ करेंगे रेफरेंस पास करने के लिए। ओके, सो वो कैसे करेंगे, अब वो हम सिंपली यहाँ हम इसको बता देंगे कि आप पता क्या करें, आप जो है ये पॉइंटर को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो हम इसे कहते हैं कि पॉइंटर के पॉइंट आउट करो उसके मेमोरी एड्रेस को, एज अ पॉइंटर हमने इसको यूज़ किया। अब ये जब भी इसको यूज़ करेगा तो उसको एज अ मेमोरी एड्रेस उसका लेगा। ओके, और जब भी हम इसको कोई ना कोई वैल्यू पास करेंगे तो वो उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो उसको पास कर देगा एज अ रेफरेंस। सो हमें यहाँ पर इसको यहाँ भी इसको बताना पड़ेगा कि हम प्रोटोटाइप जो यूज़ कर रहे हैं उसका जो यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन की है वेरिएबल की वो यही है, सिंपली स्टैरिक है, क्योंकि यहाँ भी हमने स्टैरिक ही इसको यूज़ किया है। सो यहाँ पर अब वो कह रहा है कि आप यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं कर सकते, अब आपको उसका कोई मेमोरी रेफरेंस पास करना पड़ेगा। सो अब अगर मैं उसको मेमोरी रेफरेंस यहाँ पे पास करूँ, अब वो कहेगा ओ इट्स ओके। अब मुझे पता चल गया कि आप मुझे मेमोरी एड्रेस पास कर रहे हैं। अब जब मेमोरी एड्रेस मैंने पास कर दिया इसको, तो ये अब x की जो भी वैल्यू हमने यहाँ इस मेथड में डिफाइन की है वही प्रिंट आउट करेगा। ओके, अब ये आई एम श्योर डैट कि अब वो 10 ही प्रिंट आउट करेगा जो भी वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हैं। अब ये जो x की वैल्यू यहाँ पर जो भी मैंने डिफाइन की है वो उसका मेमोरी एड्रेस पास करेगा यहाँ पर इस मेथड में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसको इस वक्त मेमोरी रेफरेंस पास किया है और मेमोरी रेफरेंस में 10 पड़ा है इस x की वैल्यू का, तो वैल्यू ऑफ x 20 नहीं होगी, अब 10 होगी। आई एम गोइंग टू वेरीफाई इट, कंट्रोल F5 में प्रेस करूँगा तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल है 10। ओके, आई एम गुड। सो ये वैल्यू आप अब जो मर्जी पास करते रहें, इसको इससे कोई गर्ज नहीं है, इस x को इस x के साथ कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि ये सिंपल वैल्यू पास करेगा इसमें। सो अब हमने इसको बता दिया कि अब जो भी वैल्यू होगी उसका एड्रेस हमने आपको पास कर रहे हैं। अब ये जो भी वैल्यू है इस मेथड के अंदर हम आपको उसका एड्रेस पास कर रहे हैं। x का एड्रेस मैंने पास कर दिया आपको और उसकी वैल्यू है 10। सो ये था पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। सो इसको गो थ्रू एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर एक पैरामीटर डिक्लेयर हो विदाउट स्टैरिक साइन के, तो वो पैरामीटर कहलाता है कि ये पास बाय वैल्यू है। ओके, और वी कैन से डैट इट इज़ आर पास बाय वैल्यू। और सिंपल हमारे पास एक एग्जांपल है कि इंट अगर हमने एक x डिक्लेयर किया है तो मेमोरी में वो एक वेरिएबल x को 10 असाइन कर देगा, 10 असाइन कर देगा। ओके, सो एक और वेरिएबल जो इंट इक्वल है x है, मतलब कि हमने y इक्वल है x किया, इसका मतलब है y में वैल्यू 10 आ गई। सो जब हम ये काम करेंगे तो वो क्या करेगा, वो एक और कॉपी क्रिएट कर देगा मेमोरी में जिसमें वो x y को भी 10 असाइन कर देगा। ओके, सो ये चीज़ कहलाती है पास बाय वैल्यू। अब व्हाट इज पास बाय रेफरेंस, जब भी हम
एंड कीवर्ड यूज़ करेंगे एज अ आर्गूमेंट पास करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम पास कर रहे हैं पास बाय रेफरेंस। इन डिक्लेरेशन ऑफ मेथड वी यूज़, मेथड की डिक्लेरेशन में हम स्टेरिक साइन यूज़ करते हैं वेरिएबल के साथ, जैसे अभी हमने किया। ओके, सो इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जब हम एक इंटीजर लेंगे कोई भी x और उसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे, तो मेमोरी में जब हम उसको एक और वेरिएबल ले लेंगे और उसको हम मेमोरी एड्रेस पास कर देंगे कि इसका मेमोरी एड्रेस x ले लो, तो वो एक और वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेगा मेमोरी में, वो उसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा जहां हमने उसका एड्रेस पास कर दिया है। ओके, सो अब ये रेफरेंस करेगा सेम मेमोरी एड्रेस में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। होप्स हो कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। सो हाउ टू पास एन अरे इन फंक्शन इन C++। सो अभी तक तो हमने देखा कि एक फंक्शन में, एक मेथड में कैसे वैल्यूज़ को, आर्गूमेंट को पास कर सकते हैं, और विदाउट आर्गूमेंट मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक मेथड में हम कैसे एक अरे पास कर सकते हैं। सो ये मेरे पास एक मेथड है और यहाँ पर मैं एक अरे ले लेता हूँ। फर्ज करें कि मेरी अरे का नेम है ज़ुबैर। ओके, सो यहाँ पर मैं इसको कोई ना कोई वैल्यूज़ दे देता हूँ। फर्ज करें 10, 20, 30, 40, 50, कोई भी वैल्यूज़ मैं इसको असाइन कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अभी वो कह रहा ओ माय गॉड, ये आप इंटीजर को इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं, तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि यार ये एक अरे है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ मौजूद हैं। सो मैंने इसको फिल वक्त 5 कर दिया। ओके, सो अब हम एक अरे को, मैं चाहता हूँ अब बार बार मुझे यहाँ पर फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप मैं बार बार लगाऊंगा और बार बार इसको प्रिंट आउट करूँगा। तो मैं क्यों ना एक प्रिंट मेथड यूज़ कर लूँ जिसमें मैं एक फॉर लूप लगा लूँ, और जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूँ और जो भी अरे उसमें पास करूँ, ये उस पूरी अरे को मुझे प्रिंट आउट दे दे, मुझे बार बार अगेन एंड अगेन फॉर लूप लिखना ना पड़े। ओके, सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक प्रिंट मेथड लूँगा और उस प्रिंट मेथड में एक अरे पास करूँगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। एक अरे मैं यहाँ पर x ले लेता हूँ, ज़ुबैर ले लेता हूँ, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का नेम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक अरे ले ली ज़ुबैर के नेम की, और मुझे पता है कि इसके 5 कैरेक्टर्स हैं। सो मैंने 5 इसमें पास कर दिया। ओके, सो अब फॉर लूप एक मैं लूप यूज़ करूँगा इस अरे को प्रिंट आउट करने के लिए। सो मैंने एक इंटीजर i ले लिया और लेंथ मैंने इसको कह दिया कि इसके 5 टाइम्स ये लूप रिपीट हो, और जब भी ये लूप रिपीट हो तो ये जो अरे है ज़ुबैर की, ये इसको प्रिंट आउट करे, और ये मैंने i इसमें पास कर दिया। देन एंड एल करेंगे, और आपको मैं एक बात बताऊं, एंड एल करने से पहले आपको यहाँ सी आउट करना पड़ेगा। ये आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ अरेज कह सकते हैं हम, इज इक्वल है। ओके, जो भी वैल्यूज़ होंगी, जो भी अरे होगी, वो यहाँ पर प्रिंट आउट होगी। सो इसी तरह प्रोटोटाइप में भी मुझे बताना पड़ेगा कि यार ये कोई ना कोई अरे हो सकती है जिसको मैं x कह सकता हूँ, ज़ुबैर कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मुझे पता है कि इसके 5 बेसिकली कैरेक्टर्स हैं। सो ये मैंने पास कर दी। अब मैं इस पूरी अरे को कैसे प्रिंट आउट करवाऊँ। सो अरे को प्रिंट आउट करवाने के लिए मुझे सिंपल अब इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। मेरा मेथड का नेम है प्रिंट। ओके, सो प्रिंट मेथड में मैं सिर्फ इस अरे का नेम पास करूँगा, और अरे का क्या नेम है, ज़ुबैर नेम है। ओके, सो अब ये क्या करेगा, अब ये सिंपली मैंने अरे का नेम पास कर दिया और ये मुझे उसको प्रिंट आउट कर देगा, उसकी तमाम वैल्यूज़ को। कंट्रोल F5 करते हैं तो जितने भी एलिमेंट होंगे इसके, ये उसको प्रिंट आउट कर देगा। और इसी तरह फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक और अरे है जिसका नेम है ZUB, ज़ूप कर लेते हैं, और इसके भी 5 कैरेक्टर्स हैं, और ये फ़र्ज़ करें 50, 60, 70, कोई भी वैल्यूज़ इसकी हो सकती हैं। ओके, सो कोई भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर ले ली। अब मैंने इस अरे को भी प्रिंट आउट करवाना है और इसके भी 5 ही कैरेक्टर्स हैं, तो मुझे अब दोबारा फॉर लूप या कोई और
मेथड डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, मैं सिंपल यही मेथड को अगेन कॉल करूँगा। मैं कहता हूँ कि आप प्रिंट मेथड, आप अगेन मेरी एक और अरे है ज़ूब नाम की, इसको आप मुझे प्रिंट आउट करें इसके जो भी वैल्यूज़ हैं। तो मैं यहाँ एक मैसेज दे देता हूँ कि सेकंड अरे वैल्यूज़, देन मैं इसको एंड एल कर दूंगा। ओके, सो अब ये क्या करेगा, अब मैंने सेम मेथड यूज़ किया है, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या करेगा, सेम मेथड अनदर अरे। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल F5 किया तो आप देख सकते हैं कि सेम मेथड ने पहले मुझे इस अरे की वैल्यूज़ को प्रिंट आउट किया, फिर मेरी इस अरे को भी प्रिंट आउट कर दिया। तो जितनी मर्जी मैं अरे बनाता रहूँ, मैं एक ही मेथड को कॉल करूँगा, बार बार उसमें ये पास कर दूंगा और ये मुझे इसको प्रिंट आउट करता रहेगा। सो इस तरह हम अरे को प्रिंट आउट करवा सकते हैं एक फंक्शन के थ्रू। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो हाउ टू यूज़ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन C++, ये बहुत अहम टॉपिक है। अब ये टॉपिक आई जस्ट नीड टू क्लोज दिस थिंग, आई एम गोइंग बैक। सो ये हमने एक सिंपल, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है जो कि आप इसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। सो मैं एक क्लास यहाँ डिक्लेयर करता हूँ। विजुअल स्टूडियो का यही कमाल है कि आप क्लास लिखते हैं और ये आपको इसका कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर भी दे देता है। फिल वक्त आपको नहीं पता ये कंस्ट्रक्टर क्या है, ये डिस्ट्रक्टर क्या है, तो मैं इसको क्लोज करूँगा सारे को यहाँ से, क्योंकि अभी हम इनको डिस्कस नहीं करना चाहते। सो मैंने एक क्लास ले ली और इस क्लास को मैंने नेम दे दिया माई क्लास। आप कोई भी दे सकते हैं यूजिंग क्लास कीवर्ड, हमने इसको यूज़ कर लिया क्लास। सो अब C++ का विजुअल स्टूडियो का कंपाइलर जानता है कि ये हमने एक क्लास डिक्लेयर कर ली। ओके, सो इस क्लास को हम, ये एक सेपरेट क्लास है, एक क्लास जो है एक एज अ ब्लूप्रिंट काम करती है। हम अपनी सोर्स फाइल में भी ये क्लास ऐड कर सकते थे, बहरहाल वो काम हम अभी बाद में करेंगे। फिल वक्त हम अपने प्रोजेक्ट में ही एक क्लास हमने डिक्लेयर की है, और इस क्लास में अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा मेन इस क्लास के जो वेरिएबल और फंक्शन है वो एक्सेस कर सके, तो मुझे यहाँ पर उसको पब्लिक करना पड़ेगा। पब्लिक इज़ नथिंग बट एन एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या कहलाता है, अगर ये मैं प्राइवेट कर दूंगा तो इस मेन में ये एक्सेसिबल नहीं होंगे। ओके, सो ये पब्लिक मैंने फिल वक्त कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक फ़र्ज़ करें नेम ले लेता हूँ स्ट्रिंग नेम। ओके, और वो पब्लिक है, और उसके अलावा मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ रोल नंबर। ओके, सिंपल इनफ। सो ये मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया और नेम। अब मैंने क्लास में स्ट्रिंग यूज़ किया है, तो मुझे अभी यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा कि मैं एक स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर इसको इंक्लूड करवाना पड़ेगा एज अ स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग को भी हमने डिस्कस करना है कि एक स्ट्रिंग की क्लास को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अभी फिल वक्त अगर हमने अपने प्रोजेक्ट में स्ट्रिंग को यूज़ करना हो तो हमें अपने प्रोजेक्ट में उसको इंक्लूड करवाना पड़ेगा। सो हमने इसको इंक्लूड कर दिया अपने प्रोजेक्ट में, और हमने एक स्ट्रिंग नेम यूज़ किया। अब हम एक मेथड, यहाँ पर मेथड की प्रोटोटाइप जैसे हम यूज़ करते थे, तो मेथड का प्रोटोटाइप हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं एक वॉइड मेथड न्यू बनाऊँगा जिसका नेम होगा प्रिंट। वो क्या करेगा, मुझे प्रिंट आउट करेगा सिंपल। ओके, जो भी वैल्यूज़ होंगी ये उनको प्रिंट आउट करेगा। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ये फर्स्ट आर्गूमेंट लेगा स्ट्रिंग, और सेकंड आर्गूमेंट स्ट्रिंग नेम लेगा, और सेकंड आर्गूमेंट ये लेगा एक इंटीजर जो कि रोल नंबर होगा। ओके, सो ये मैंने सिंपल, अब ये इस वजह से शो हो रहा है ग्रीन, एक सिंपल सी छोटी सी वार्निंग कि आपने इस मेथड को अभी तक डिक्लेयर तो किया नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर हम, क्योंकि ये किस क्लास का मेथड है, ये माई क्लास का मेथड है और इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड। सो पहले हम इसको यूज़ करेंगे वॉइड, रिटर्न टाइप बताएंगे कि ये मेथड एक वॉइड है जो कि मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, जिसकी मैंने प्रोटोटाइप यहाँ पर यूज़ की। सेम यही करेंगे। ओके,
मगर बट हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि ये किस क्लास में मेथड है। तो मैंने इसको कह दिया कि ये माई क्लास में है। ओके, डबल कॉलन हमने यूज़ किया। अब वो कह रहा है कि माई क्लास में एक नेम पब्लिक पड़ा हुआ है, एक प्रिंट मेथड पब्लिक पड़ा हुआ है और एक रोल नंबर पब्लिक पड़ा हुआ है वेरिएबल। तो मैं कहूँगा मैं प्रिंट मेथड को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। ओके, सो प्रिंट मेथड में हम एक फर्स्ट वन हम लेंगे एक स्ट्रिंग, वो कोई नेम हो सकता है, और एक इंटीजर लेंगे और जो कि कोई भी रोल नंबर हो सकता है। ओके, देन हम यहाँ पर इस मेथड की बॉडी करेंगे। सो जो भी हम नेम और रोल नंबर पास करेंगे स्टूडेंट का, वो यहाँ पर हम कहते हैं कि उसको प्रिंट आउट करो। तो मैं कहता हूँ कि नेम इज़ इक्वल है जो भी नेम होगा, एंड फिर मैं कहता हूँ कि रोल नंबर इक्वल है जो भी रोल नंबर होगा। ओके, देन मैं कह देता हूँ आप इसको एंड लाइन कर दें। ओके, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो एक क्लास मैंने यूज़ की और इस क्लास के जो मैंने वेरिएबल्स दो पब्लिक बनाए और एक मैंने इसमें पब्लिक मेथड रखा ताकि मैं उसे एक्सेस कर सकूं। फिर मैंने एक मेथड बनाया और इस मेथड को मैंने कह दिया कि ये वही मेथड है जो मैंने इस क्लास में यूज़ किया है। ओके, सो यही एक सिग्नेचर मैंने यहाँ यूज़ किया, बट यहाँ मुझे बताना पड़ेगा कि ये माई क्लास का एक मेथड है। ओके, और जिसकी दो ही पैरामीटर हैं, पहला उसका स्ट्रिंग पैरामीटर है और दूसरा उसका इंटीजर पैरामीटर है। और ये क्या करेगा, जो भी पैरामीटर आएंगे ये उसको सिंपली प्रिंट आउट करेगा। चलें अब देखते हैं, अभी हमने ये देख लिया कि व्हाट इज़ अ क्लास। अब हम देखते हैं कि हाउ टू यूज़ दिस क्लास। सो एक क्लास को हम उसके ऑब्जेक्ट से एक्सेस करते हैं। सो ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस कहलाता है। सो ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे, क्लास का क्या नेम है, क्लास का नेम है माई क्लास। ओके, माई क्लास, और इसको MC कह देता हूँ माई क्लास। सो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट में, माई क्लास के ऑब्जेक्ट में वो तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो कि माई क्लास में पब्लिक हैं। ओके, सो मैं इसको MC करता हूँ डॉट। तो ये देखें कि मैं उसका नेम एक्सेस कर सकता हूँ, मैं उसका प्रिंट मेथड एक्सेस कर सकता हूँ, मैं उसका रोल नंबर भी एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो मैं उसको कहता हूँ कि इसका जो नेम है वो मैं यहाँ असाइन करना चाहता हूँ कि इसका नेम है ज़ुबैर। ओके, स्टूडेंट का आप कुछ भी दे सकते हैं। और इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए मैं कहता हूँ उसका रोल नंबर है मे बी 11 जो कि एक इंटीजर है। और देन आप मुझे क्या करो, इसका ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए, इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए मैं कहता हूँ कि आप मुझे इसका प्रिंट मेथड भी बताओ कि दोनों वैल्यूज़ प्रिंट आउट करो कि जो भी इसका नेम है और इसका रोल नंबर है। मैं यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करने की बजाय मैं इसके प्रिंट मेथड में इसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए और ये डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ कि जो मुझे पता है मेरा फर्स्ट ज़ुबैर स्ट्रिंग है और ये मेरा एक इंटीजर है। सो अब मैंने इसको दो आर्गुमेंट पास कर दिए। ये प्रिंट मेथड जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है उसको यूज़ करेगा और वैल्यूज़ को प्रिंट आउट करेगा। सो अब हम इसको कंट्रोल F5 रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि नेम इज़ ज़ुबैर एंड रोल नंबर इज़ 101। सो मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट आउट हो, तो यहाँ पर मैं इसको \n कर देता हूँ। तो जब अब मैं इसको कंट्रोल F5 करूँगा तो ये न्यू लाइन पे मुझे वैल्यूज़ प्रिंट आउट होगी। इसी तरह मैं इस प्रिंट मेथड को अगेन एंड अगेन कॉल कर सकता हूँ। सो मैं अगेन इसको कहता हूँ कि आप अगेन इस प्रिंट मेथड को यूज़ करें और यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ ये है अली और इसका रोल नंबर है 102। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पर कंट्रोल F5 एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे बताएगा नेम इज़ ज़ुबैर, रोल नंबर इज़ 101 एंड नेम इज़ अली, रोल नंबर इज़ 101। सो इस तरह हम आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को मैं मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकता हूँ और एक मेथड को भी हम मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। और जब हम इसको
और डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे तो डिफरेंट टाइम्स ये डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा और हर टाइम न्यू इसके इंस्टेंस क्रिएट करेगा। हम माई क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो माई क्लास को माई MC हमने यूज़ किया, देन MC1 कर सकते हैं, उसके अलावा MC2, 3, 4 और देन सेपरेटली हम इसमें स्टोर करवा के इंफॉर्मेशन को प्रिंट आउट करवा सकते हैं। सो ये थी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट आर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सो कंस्ट्रक्टर बेसिकली जब भी प्रोग्राम रन होता है तो क्लास का कंस्ट्रक्टर बेसिकली कॉल होता है। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस थिंग। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्लास है जो कि जिसका नेम है माई क्लास, ओके। और यहाँ पर इस क्लास में हम कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर करते हैं? कंस्ट्रक्टर का नेम वही नेम होता है जो कि क्लास का नेम होता है, ओके। सो हम इसको करेंगे पब्लिक। पब्लिक वो पहले से है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हमने यूज़ किया है ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें विद इन अनदर क्लास। सो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नेम होता है जो कि क्लास का नेम होता है। सो क्लास का नेम है माई क्लास, ओके। और ये हमने इसकी प्रोटोटाइप यहाँ पर यूज़ कर ली कंस्ट्रक्टर की। अब हम इसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं कंस्ट्रक्टर को किया, तो अब हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? हमें बताना पड़ेगा कि किस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। सो ये माई क्लास का कंस्ट्रक्टर है और डबल कोलन के बाद हम अगेन कंस्ट्रक्टर का नेम यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इसको बता देंगे कि ये बेसिकली इसका कंस्ट्रक्टर है। सो ये हमने कंस्ट्रक्टर की बॉडी डिफाइन कर दी और यहाँ पर हम इसे करेंगे कि ये है आई एम आ कंस्ट्रक्टर, ओके। सो आई एम अ कंस्ट्रक्टर, गुड इनफ। सो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर जब भी एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं क्लास का, सॉरी टू से, जब भी हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ओके। आई एम रिपीटिंग अगेन, जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, चाहे हम कोई भी मेथड फंक्शन वगैरह कॉल ना करें, उससे कुछ भी इनिशियलाइज ना करें, सिर्फ उसको क्रिएट कर दें, जस्ट लाइक माई क्लास इजिकल है m, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट जो सा है वो क्रिएट किया है, तो जैसे ही ये इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इस क्लास का ये कंस्ट्रक्टर रन करेगा और हमें एक यहाँ पर मैसेज मिलेगा कि एम ए कंस्ट्रक्टर। कंट्रोल F5 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है एम ए कंस्ट्रक्टर, ओके। सो कंस्ट्रक्टर बेसिकली इस्तेमाल होता है वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए, सिंपल इनफ। कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए। और भी कंस्ट्रक्टर के बहुत से काम हैं, हम चेन कंस्ट्रक्टर भी यूज़ करते हैं। फिर वक्त कंस्ट्रक्टर के लिए आप यही याद रख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए, और जब भी हम क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ओके। और कंस्ट्रक्टर का नेम वही नेम होता है जो कि क्लास का नेम होता है, सिंपल इनफ। सो ये था सिंपल सा इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्टर का। एंड व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टर इन C++? डिस्ट्रक्टर भी तभी कॉल होता है जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और वो ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप हो जाता है, ओके। डिस्ट्रक्टर का भी नेम सेम वही नेम होता है जो कि एक क्लास का नेम होता है, बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें टिल्ड साइन यूज़ होता है। ये टिल्ड साइन कहाँ होता है? ये बेसिकली टैब बटन के ऊपर बेसिकली शो होता है, टैब बटन के ऊपर 1 के साथ, ओके। और इसको हम शिफ्ट प्रेस करके यूज़ करते हैं। और इसी तरह हमें डिस्ट्रक्टर की भी बॉडी यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी, और बॉडी हम इसको बताते हैं कि ये एक माई क्लास का डिस्ट्रक्टर है, और ये एक टिल्ड साइन से हम इसे बताएंगे कि ये
एक डिस्ट्रक्टर है। और यहाँ पर एक मैसेज हम यूज़ करेंगे कि दिस इज़ आ डिस कंस्ट्रक्टर। ओके, सो जब भी एक वेरिएबल, ये बेसिकली गार्बेज जो वैल्यूज़ होती हैं ये उनको डिस्ट्रक्टर क्लियर कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है और जो मेमोरी है वो इतनी हैवी ना हो जाए, जो मेमोरी है वो कम से कम रहे और हमारा प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मज़ीद एफिशिएंट वर्क करे। ओके, सो डिस्ट्रक्टर कब रन होता है? जब ये जो वेरिएबल है उस क्लास का वो जब आउट ऑफ स्कोप हो जाता है तो उसका डिस्ट्रक्टर रन होता है। अब जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है आई एम अ कंस्ट्रक्टर एंड आई एम अ डिस्ट्रक्टर। ओके, सो ये था डिस्ट्रक्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन। और इस तरह हम नॉर्मली डिस्ट्रक्टर को हम यूज़ नहीं करते। जब भी हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वो आउट ऑफ स्कोप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका डिस्ट्रक्टर रन हो जाता है। सो ये था इंट्रोडक्शन एक कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का, सिंपल इनफ। सो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ रैंडम नंबर जनरेटर। सो रैंडम नंबर कैसे हम जनरेट करवा सकते हैं? सो आई एम प्रीटी टायर्ड and my video is getting too lengthy, so हम अपने जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो अपने नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। और इंशाल्लाह आई नो डैट कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। सो यू कैन विजिट माई चैनल एंड यू कैन लाइक माई चैनल, like my videos, and you can subscribe it. I'm feeling too much hungry, it's too late. So thank you for watching. Please subscribe my channel and like it if you find it helpful. Allah Hafiz.